मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको इंटेलेक्चुअल इस्लाम की इस लाइव पैनल डिस्कशन में खुशामदीद कहते हैं। और एक ऐसे वक्त में आपको खुशामदीद कह रहा हूँ मैं, जब पाकिस्तान के अंदर एक संगीन बहरान जारी है और बिजली को लेकर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुल्क के अंदर एक बहस भी जारी है और मुल्क के अंदर मुज़ाहरे भी हुए, पुरतशद्दुद मुज़ाहरे भी हुए, और अब एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है जहाँ पर लोगों के ऊपर FIRs भी हो रही हैं, मुकदमे भी हो रहे हैं, और हमारी हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही है कि जी हम बिजली चोरों के ख़िलाफ़ उनका सख्त मुआसबा करेंगे। और इसके साथ साथ हमें नज़र आता है कि बिजली का जो यूनिट है वो ऊपर से ऊपर की मंजिलें तय करता हुआ न जाने कहाँ तक पहुँच चुका है। और लोग अपने बिजली के बिलों को देखकर अब ये कह रहे हैं कि या तो हम बिजली के ये बिल अदा कर सकते हैं या फिर हम अपना जो बाकी अखराजात हैं, अपनी रोटी है, वो अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और हमें नज़र आया कि लोगों ने इंतहाई इक़दामात तक भी किए, यानी ख़ुदकुशियाँ भी कर ली। तो सवाल ये है कि ये बहरान क्यों है, क्यों बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। और जब इस हवाले से हम माशरे के अंदर एक डिबेट को देखते हैं, हम जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं उनको देखते हैं, तो हमें बहुत वेरीड किस्म के आइडियाज़ नज़र आते हैं और आर्गूमेंट्स नज़र आते हैं। एक तो ये, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी बिजली चोरी हो रही है, करप्शन और लाइन लॉसेस की बात की जाती है, वापडा के मुलाजमीन के फ्री यूनिट्स की बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि जी असल मसला जो है वो बिजली की चोरी का है और ये लाइन लॉसेस का है, जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल तक पहुँचे। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि जब हुकूमत से कोई सब्सिडी या मराद की या कुछ कमी की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हम तो IMF के रहमो करम पर हैं और IMF हमें ये काम करने नहीं देता। दूसरी तरफ हम जब बिलों को देखते हैं तो उसके अंदर हमें इंतहाई हैवी टैक्सेशन नज़र आती है। 13 से ज़्यादा, 13 के करीब टैक्सेस सिर्फ बिजली के बिल के अंदर आपको नज़र आते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कि FBR को सोने के लिए भेज दिया गया है और सारे टैक्सेस जो है वो बिजली से ही कलेक्ट करने हैं। और इसके साथ साथ फिर पिछले दिनों हमने देखा कि एक बड़ा और मामला उभर कर सामने आया, बहुत लोगों ने इस पर बात भी की कि IPP जो पॉलिसी है और कैपेसिटी पेमेंट्स का जो इशू है वो उसके ऊपर भी हमें कुछ आवाज़ें उठती हुई नज़र आई हैं। और इसी के साथ साथ जो डॉलर है उसकी उड़ान, वो भी एक वजह नज़र आती है कि जी डॉलर असल में डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है ये एक असल में बड़ी वजह है इस एनर्जी क्राइसिस की और इस बिजली के बिल के बढ़ने की। तो असल में मामला क्या है और कैसे हम इस मसले से निकल सकते हैं, इसका हल क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या हल है, मीडियम टर्म में क्या हल है, लॉन्ग टर्म में क्या हल है, हमें इस मसले से कैसे निकलना है, ये है आज का हमारा मौजू। और इसके लिए हमारे दो जाने पहचाने मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूसुफ से ही हमारे साथ हैं। इमरान को आप सुनते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है शोबे के लिहाज से और बहुत गहरी नज़र रखते हैं मईशत के ऊपर, सियासत के ऊपर। तो इमरान, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ डॉक्टर अकमल हैं। डॉक्टर अकमल भी हमारे प्लेटफॉर्म पर, कई बार आप इनको पहले भी सुन चुके हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स के अंदर इन्होंने बात की है कि कैसे जो ये मौजूदा जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर क्या मसले हैं, इसके हवाले से कई बार ये बात करते रहते हैं। सियासी उमूर के हवाले से, तारीख़ी लिहाज से बहुत ग्रिप रखते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से हमारे साथ अक्सर ये इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैंने जिस तरह अपनी तमहीद में कुछ बात की, इमरान आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि कुछ अरसे से हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा है वो ये कि जी हमने तो बिजली चोरी को रोकना है, थेफ्ट का मसला है असल में जी, ये इन्फोर्समेंट का मसला है, इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, सेक्रेटरी पावर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो
रेड्स कर रहे हैं उनकी, तो वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो पकड़ के रहेंगे बिजली चोरों को। और 520 बिलियन डॉलर कुछ फिगर्स हैं, 500 के करीब तकरीबन बिलियन डॉलर्स कह रहा हूँ, सॉरी, रुपीस की सालाना जो है वो थेफ्ट होती है पाकिस्तान के अंदर। तो गवर्नमेंट तो कहती है कि जी हम इसको कवर करेंगे, हम इसको कवर करना चाहते हैं। और ये असल में मसला जो है इस बहरान का वो ये थेफ्ट है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या यही मसला है इस बहरान का, बिजली की थेफ्ट जो है और लॉसेस जो हैं? जुनैद, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस पे दो बड़े क्लियर नुकात रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आप एलिफेंट इन द रूम को बिल्कुल इग्नोर करके माइनर इशू पे फोकस करेंगे तो फिर यही आपके सामने इस तरह के नैरेटिव्स आएंगे। देखें, ये सरकार और इन्वेस्टर का नैरेटिव है। जिन लोगों ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट की है वो असल इशू को साइडलाइन करने के लिए इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह यह है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन करके पूरे तमाम एरियाज में, वो फाटा हो, वो बनू एफआर एरिया हो, वो जो है बलूचिस्तान के अंदर हो, इंटीरियर सिंध में हो, या आप पंजाब के साउथ में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर सारी थेफ्ट रोक दें, सारी की सारी थेफ्ट, और वापडा के मुलाजिमीन को आप जो यूनिट्स मिलते हैं जो कि बेसिकली सैलरी कंपेंसेशन है, अगर आप वो भी खत्म कर दें, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिस में जहां फ्री इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो सब बंद कर दें, तो उसके बाद 56 रुपए का जो यूनिट है वो 53 रुपए और 68 पैसे का हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिलीफ जो है ना, फिर हम कौम को मुबारकबाद देंगे कि जी हमने 10 साल में ये सारी चोरी रोककर कौम को 2 रुपए और 32 पैसे का रिलीफ हम देने में कामयाब हो जाएंगे। सो दैट्स द साइज ऑफ दिस होल इशू, जिसको गवर्नमेंट सबसे बड़े नैरेटिव के तौर पे प्रेजेंट कर रही है। ये तो है पहला इशू। जहां तक दूसरी बात है वो ये है कि ये नहीं है कि हमें कोई चोरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जो लॉस है हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे मुल्क में बड़ा आइडियल रेशो है और हमने इंडस्ट्री के बेंचमार्क अचीव किए। नहीं, हम बिहाइंड हैं, देयर इज सम इनकम्पिटेंस। तो अगर हम 2 रुपए 32 पैसे की बात कर भी रहे हैं तो यस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लेवल पे इनकम्पिटेंस है, क्योंकि हमारे जो लाइन लॉसेस हैं दुनिया में 10% एक एवरेज बेंचमार्क है। तो आपकी कंट्री में कहीं कहीं पे 12% है, कहीं पे 15% है, कहीं पे 17% है। तो जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है उससे थोड़ा अबव है, इनकम्पिटेंस हमें नजर आती है। लेकिन इसका सोल्यूशन प्राइवेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपली अन इस्लामिक है। प्राइवेटाइजेशन तो हम देख चुके हैं, हम कराची इलेक्ट्रिक में प्राइवेटाइजेशन देख चुके हुए। तो असल में आप ये इन्वेस्टर का नैरेटिव है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस इशू को आउट ऑफ द ब्लू जो है ना वो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट किया जाए और उसके बाद हम ये कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी प्राइवेटाइज कर दें। आज हम देखते हैं कि जो माइक्रो क्रेडिट वालों ने छोटे मोटे क्रेडिट देने शुरू किए, उसका हल यह निकला कि आखिर में लोगों ने खुदकशियां करनी शुरू कर दी। तो जब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी प्राइवेटाइज कर देंगे फिर क्या असर होगा इसका? जब हम सिर्फ एक एरिया प्राइवेटाइज किया तो ये असर हुआ है। बाकी हम सरकार के लेवल पे इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दुरुस्त करना जरूरी है। देखो उसका हल क्या है, उसका हल यह है कि सरकारी कंपनीज, वो पेस्को हो, हेस्को हो, लेस्को हो, टेस्को हो, फेस्को हो, ये जो सारी कंपनीज हैं, इसमें लोगों की जो कंपेंसेशन है, जो सैलरीज हैं, जो उनकी जॉब्स का रिवॉर्ड है, वो इंडस्ट्री बेंचमार्क से लिंक किए जाए, परफॉर्मेंस से लिंक किया जाए उनकी सैलरीज को। क्यों आपने उनको गारंटीज दी हुई हैं कि वो कुछ भी परफॉर्मेंस करें, उनकी पक्की नौकरी लगी हुई है, उनके पेंशन लगे हुए हैं? क्यों? ऐसे तो दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं चल सकती, सरकार की हो या प्राइवेट की हो, चलेगी ही नहीं। तो अगर आप ये रूल्स इंप्लीमेंट कर दें, आप ये लॉस चेंज करें और आप एक ये सोशलिस्ट जो फ्रेमवर्क आपने रखा हुआ है इसको खत्म करें, इसको इंडस्ट्री बेंचमार्क के मुताबिक लेकर आए, तो ये सब ठीक हो जाएगा। अब मैं कहता हूं बिल्कुल फ्री यूनिट्स दें उनको, गाड़ियां दें उनको, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो मुझे इंडस्ट्री बेंचमार्क के मुताबिक इस रेशोस को अचीव करें जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह के रेशोस होते हैं वो अचीव करके दें। हम उनको सब कुछ देने को तैयार हैं। सो असल में हल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर एफिशिएंसी लाने का है, जो विद इन स्टेट कंट्रोल के ही होना चाहिए। और बाकी ये जो सारा नैरेटिव है ये सिर्फ एक व्हाइट वॉश है, एलिफेंट इन द रूम को गायब करने के लिए, क्योंकि इसका टोटल इंपैक्ट 2 रुपए 32 पैसे है 56 रुपए के अंदर। सही है।
मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ड्रॉप हो गए हैं और मैं उनसे उनको डिस्कशन में लाना चाह रहा था, लेकिन जब तक वो वापस आते हैं तो एलिफेंट इन द रूम की आपने बात की है। ये एलिफेंट इन द रूम जो है वो यानी वो यकीनन आप बात कर रहे हैं उन आईपीपीज की, आईपीपी पॉलिसीज की। बल्कि डॉक्टर साहब वापस आ गए तो हम डॉक्टर साहब की तरफ ही चलते हैं, आपको डिस्कशन में लेकर आते हैं। तो डॉक्टर अकमल, इमरान एक एलिफेंट इन द रूम की बात कर रहे थे। तो एलिफेंट इन द रूम जो है वो यकीनन वो उन आईपीपी पॉलिसी और उस पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी डिस्कशन मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें नज़र आता है कि जो इन्वेस्टर तबका है वो बड़ा इस पर पुश बैक करता है। वो तो चाहता ही नहीं है कि इस पर डिस्कशन हो, और वो तो कहते हैं कि यार पब्लिक सेक्टर को आप लेकर आएंगे, आईपीपीज को लेकर आएंगे तो फिर आपको उनके मुनाफे और इस चीज़ का तो वो ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो एलिफेंट इन द रूम जिसकी इमरान ने बात की है, हम देखते हैं कि ये आज से नहीं बल्कि एक तारीख है इसकी कि कब ये 90s में जब पाकिस्तान की एक नीड थी एनर्जी की, उस वक्त वर्ल्ड बैंक के पास भी गए, हुकूमतें गई, उन्होंने कहा कि हम अपने यानी डैम्स बनाते हैं बाकी तरीकों से, लेकिन एक पुश बैक आया वर्ल्ड बैंक की तरफ से, बाकी जो ये इदारे इनकी तरफ से, और आईपीपी पॉलिसी की तरफ पुश किया गया। तो आप इस एलिफेंट इन द रूम को कैसे देखते हैं, क्या इस पे हवाले से आप कहेंगे? जी बिल्कुल। जहां आपने खैर एक इंटरनेशनल एजेंडा और एक इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ निशानदेही की, मेरा ख्याल करता है उसको इंशाल्लाह ताला कवर कर लिया जाएगा दूसरे क्वेश्चंस के अंदर। मगर जो एलिफेंट इन द रूम जिसकी आप बात कर रहे हैं, दरअसल ये एक बिगर नैरेटिव का मैं कहूंगा यहाँ पर क्लैश के कॉन्टेक्स्ट में सामने आ रहा है। वेस्ट जो है तो वो एक मखसूस फाइनेंशियल मॉडल प्रेजेंट करता है जो कि इंटरेस्ट बेस्ड है, सूद की बुनियाद के ऊपर जो है तो आपके पास पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है। अच्छा, जिस टाइम एक इन्वेस्टर का लफ्ज आता है, एक बंदा जो अपने पैसे लगाना चाहता है, तो आपने एक बंदे को इंसेंटिवाइज करना है कि वो अपने पैसे लगा सके, और पैसे लगाते हुए आपने उसके पैसे को अश्योर करना है नुकसान ना हो। नंबर 2 बात यह है कि अच्छा वो पैसे अगर लगा भी रहा है तो उसको उसके ऊपर मुनाफा मिलना चाहिए, उसको रिटर्न मिलना चाहिए। और ये बातें बज़ाहिर जो हैं तो हमें बनाई नजर आती हैं, बेज़रर नजर आती हैं कि ठीक है एक बंदा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको उसका वापस भी मिलना चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हम अगर 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 12 रुपए मुझे वापस मिलना चाहिए। 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो लाजमी बात है मैं 110 अर्न करना चाहता हूँ, 120 अर्न करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ मसला क्या हो रहा है कि हमारा इन्वेस्टर, जिसको अगर हम कह भी भले वो लोकल है इंटरनेशनल है, वो आ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं, बल्कि वो बैंक से सूद के ऊपर कर्जा लेकर आ रहा है। यानी यहां पर इक्विटी टू डेट रेशियो की एक बात आती है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो नीलम जेलम की बात आ जाती है, वो बलोकी का, नंदीपुर का, ये जितने भी फिर सी पैक के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, जितने भी आईपीपीज के मॉडल्स हैं बुनियादी तौर पर, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से आपको एक्चुअली आईपीपी का जो एग्रीमेंट है बाकायदा वर्ड फॉर्म के अंदर टेम्पलेट की शक्ल में मिल जाएगा, जिसके अंदर कंपनी का नाम, मुल्क का नाम, करेंसी की जगह जो है तो वो पैरेंथेसिस के अंदर रखी गई है। आप वहां पर उसको प्लग इन कर सकते हैं, कोई भी कंपनी जाकर उस पर अपना एग्रीमेंट कर सकती है। अच्छा, हो क्या रहा है, ये जो 20-80 का रेशियो है, 25-75 का रेशियो है, एक इन्वेस्टर जाता है बैंक के पास और उससे कहता है कि मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, मुझे आप जो है मिसाल ले लेते हैं 100 अरब रुपए की, 100 अरब में से वो कहता है कि 80 अरब रुपए आप मुझे दे दो कर्ज सूद के ऊपर। इंटरनेशनल हो सकता है, वो लाइबोर के ऊपर चलेगा, जो लंदन इंटर बैंक ऑपरेशनल रेट है उसके ऊपर। अगर लोकल बैंक से उठा रहा है तो वो कीबोर्ड के ऊपर चला जाएगा, यानी कराची इंटर बैंक ऑपरेशनल रेट है, और उसके ऊपर एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए कहेगा मुझे इतना आप कर्जा दे दो, मेरा हुकूमत के साथ मुआहदा होने लगा है, इतनी मेरे पास 20% इक्विटी मौजूद है, वो मशीन और जमीन की शक्ल में हो सकती है, और इसके ऊपर जो है तो मैं आपको साल का इतना जो है तो सूद देता रहूंगा। ठीक है, बैंक को सूद गारंटी हो गया।
अगर तो वो लाइबोर की बेसिस के ऊपर है, इस वक्त मिसाल के तौर पर वो अगर 5% चल रहा है, 6% चल रहा है, 8% चल रहा है, उसके ऊपर 1% 2% प्रॉफिट मार्जिन रखकर उनके साथ जो है तो ये एग्रीमेंट कर लिया जाएगा। अच्छा, इस बात का ख्याल रहे ये फ्लोटिंग मार्जिन है, यानी ये फ्लोटिंग रेट है, ये फिक्स रेट नहीं है कि चलो अच्छा आज से 10 साल पहले 5% के ऊपर रेट तय हुआ था तो 10 साल गुजर गए आज भी 5% होना चाहिए। लाइबोर का या काइबोर की बात आती है तो ये फ्लोटिंग रेट्स हैं, यानी मुआयदा हुआ होगा 5% के ऊपर, चूंकि आज 25% के ऊपर है, 22% के ऊपर स्टेट बैंक का रेट है, तो वो सूद की शरह भी वहीं पर पहुंच चुकी है 80%। 80%, ठीक है। 100 अरब की मिसाल इसलिए मैंने दी कि 80 अरब रुपया कर्ज उठाया जा रहा है सूद के ऊपर बैंक से। कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर जो हमारा ये परचेज एग्रीमेंट हो रहा है उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर ना सिर्फ ये डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है ये कंफर्म किया जा रहा है, ये गारंटी किया जा रहा है, इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो जमीन या जो कोई असासे अगर इन्वेस्टर लेकर आ रहा है उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन जो इक्विटी है इंक्लूडिंग रिस्क प्रीमियम, एक मखसूस खत्ते में सर्टेन अगर रिस्क एग्जिस्ट करता है उसको सामने रखते हुए जो है तो उसको बीच में शामिल करना है। अच्छा, इसी में जो है ये कौन गारंटी कर रहा है? हमारे ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जब आते हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं तो सॉवरन गारंटीज के साथ। अच्छा, सॉवरन गारंटी का मतलब क्या बनता है कि वो अगर कोई तनाज़े आ गया पाकिस्तान के दरमियान और इन कंपनीज के दरमियान में तो वो पाकिस्तानी अदालतें उसका तयन नहीं करेंगी कि भाई हक बजानिब कौन है, बल्कि उसके लिए आईसीसी होगा या जो है तो इंटरनेशनल को फोरम होगा जिसकी बेसिस के ऊपर होगा। मगर असल बात क्या देखें, इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स पर हमारे ऊपर वाजिबुल अदा रकम 2000 बिलियन 2000 अरब रुपया बन चुका है। अभी इमरान साहब ने बात की 520 अरब रुपए थेफ्ट में जा रहे हैं और उसके ऊपर हमने रेंजर्स मोबिलाइज कर दिए हैं, हमने डीसीज को, एसीज को और अपनी तमाम के तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वो उसको दौड़े लगा दिए कि यार 520 अरब रुपए हमने रिकवर करने हैं वरना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। एंड वी आर पेइंग 2000 बिलियन रुपीज, ठीक है। इसमें भी ये बात जब आ जाती है ना तो इसमें से 1600 अरब रुपया तो सीधा बैंकों को जा रहा है क्योंकि सूद पर उन्होंने कर्जा दिया हुआ है, उनका प्रॉफिट बन रहा है। 400 बिलियन जो है तो वो आईपीपीज के पास जा रहा है, सेठों की जेबों में जा रहा है। 400 बिलियन रुपीज जो है तो वो सेठों की जेबों में जा रहा है। यहां ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल मॉडल है, दिस शुड बी द क्वेश्चन, ये असल सवाल होना चाहिए। ये वो एलिफेंट इन द रूम है कि हमने कराची से यानी गवादर तक और गवादर से आगे गिलगित तक पूरी रियासत की मशीनरी जो है तो हमने मोबिलाइज कर दी है कि हमने 520 अरब रुपए किसी तरीके से बचाने हैं, ये चोरी हो रही है। और उसके मुकाबले में 2200 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स में हम कर रहे हैं बिकॉज एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल हमने अडॉप्ट कर लिया जो हमारे अपने अकीदे के साथ टकराता है, सूद की बुनियाद के ऊपर है, जिसके लिए अल्लाह सुब्हान तआला कहता है अगर तुम छोड़ने पर तैयार नहीं हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग पर तैयार हो जाओ। ये वो गोरिल्ला 800 पाउंड गोरिल्ला या एलिफेंट की बात हो रही है, एलिफेंट इन द रूम है कि हम एक ऐसे फाइनेंशियल मॉडल जो हमारे पर इंपोज किया गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंपोज है, जिसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स, जिसमें इंटरनेशनल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें बुनियादी तौर पर हमने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है तो वो गारंटी किया है, ठीक है। बिजनेस का ये एक सादा सा असूल है किसी भी बिजनेस के लिए, आप इन्वेस्ट करते हैं रिस्क को जहन में रखते हुए। आप रिस्क लेते हैं ना तो इसलिए तो कहा जाता है मोर द रिस्क मोर द गेन, मगर यहां पर गारंटीड पे बैक के साथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये लूट खसूट का मॉडल है। सही, ये लूट खसूट का मॉडल है, ये बिजनेस नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं कर सकती? यानी गवर्नमेंट भी तो ये पैसे तो हम ही से ले रही है, तो गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं कर सकती ये? सर जी वही फिर नैरेटिव्स की बात आ जाती है। हमारे ऊपर एक मखसूस किस्म का मैं कहूंगा नैरेटिव कह लें, एक बयानिया है जो कि पुश किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इनएफिशिएंट होती है, कि गवर्नमेंट गरीब होती है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते। हालांकि बिजली के मद में, सिर्फ बिजली के मद में पाकिस्तान सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली जब देता है तो रफली 0.8% ऑफ जीडीपी से 2% ऑफ जीडीपी तक पाकिस्तान जो है तो बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रहा है। ये तकरीबन
ये कमोबेश 1 ट्रिलियन 1000 अरब से तकरीबन 2500 अरब रुपया बनता है। ठीक है, हमने आपने कहा कि सूद की मद में भी 2000 अरब हम दे रहे हैं, तो ये सारा पैसा अगर खुद से इन्वेस्ट कर दिया जाता। बिल्कुल, असल में कोई भी मसला है यहाँ पर। इवन मिसाल के तौर पर बात आ जाती है, अब पाकिस्तान ने अपने पैसों से जो पावर प्लांट्स लगाए, नीलम जेलम उठा लें, नंदीपुर उठा लें, बलोकी का उठा लें, अपने खर्चे पर उठाया। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान डेवलपमेंटल फंड्स भी जब वो इजरा करती है, किसी प्रोजेक्ट को देती है, सूद के ऊपर देती है, और वहां पे भी इसी तरीके से इक्विटी डेट रेशियो बनाकर और उसके बेसिस के ऊपर आपका बिजली का टैरिफ बनता है। तो ये सूद खाली ये बात नहीं है कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टर जो है, तो जिस टाइम वो फंडिंग लेकर आता है, बैंक से उठाता है, तो वहां सूद की शरह लगाई जा रही है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना। तो हुकूमत भी अगर जो है तो डेवलपमेंटल फंड्स अपनी जेब से भी किसी प्रोजेक्ट को देती है, उसको एक प्रोजेक्ट एक सेपरेट एंटिटी बनाकर, और फिर उसको कर्ज की शक्ल में वो डेवलपमेंटल फंड्स दिए जाते हैं सूद के ऊपर। सही। अच्छा। मसला यहाँ वो फाइनेंशियल मॉडल का है, ठीक है ना। मसला हुकूमत के पास पैसों की कमी का नहीं है। सही। मसला ये नहीं है कि हुकूमत जो है तो वो हमने नीलम जेहलम का प्रोजेक्ट, नीलम जेहलम सरचार्ज, शायद बहुत से लोगों को याद होगा, जिस वक्त तक ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा चल रहा था, यूनिट्स के अंदर, एक यूनिट के अंदर चंद पैसों के, हर एक इंडिविजुअल जो है चंद पैसे बीच में ऐड करके, हमने पाकिस्तान का देख लीजिए, साल का 100 अरब मेगावाट आवर की बिजली प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान में। यानी एनर्जी के लिहाज से ये नंबर्स हैं, ये पावर के लिहाज से नहीं है। तो एनर्जी के लिहाज से ये 100 बिलियन मेगावाट आवर जो हमें बिजली का यूनिट चार्ज होता है ना, वो किलोवाट आवर के हिसाब से होता है। अगर आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर लीजिए, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 रुपया भी इस पर लगा दीजिए, आपके पास अरबों रुपए साल के जो है तो जमा हो रहे हैं। ठीक है, पूरे का पूरे कॉस्ट अगर आप देख लीजिए नीलम जेलम के हवाले से, या नंदीपुर के हवाले से, या बलोकी के हवाले से, बलोकी का प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, नीलम जेलम 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और उनकी टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह, यानी पूरे का पूरा अगर आप नीलम जेलम का उठा लें, सारे कॉस्ट ओवररन्स के साथ भी और डिवैल्यूएशन के साथ भी, और 10 साल पूरे का पूरा, तकरीबन 15 साल लगे उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होते हुए, उसके बावजूद उसकी कॉस्ट जो थी तो वो 500 अरब के करीब आई। सही। आप मुझे बता दीजिए, 100 बिलियन मेगावाट आवर आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर कितने पैसे जो हैं तो खाली इजाफी ऐड करके आप एक नीलम जेलम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चंद पैसे, यहां परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, रुपए की बात नहीं हो रही है। जैसे अभी इमरान साहब ने कहा कि अगर ये सारा के सारा 520 अरब रुपया कलेक्ट कर लें, बचा लें चोरी से, 2 रुपए बच जाएंगे यूनिट के अंदर। डॉक्टर साहब, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बड़े जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया कि ये जो सॉरी जी इमरान जी, मैं देखें, बात सीधी सी ये है कि आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, पब्लिक गुड्स को से आप 3 लोगों के सारा हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। आप इस बिजली की सेल से बैंकों को 1600 अरब का प्रॉफिट भी देना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर को 400 अरब का प्रॉफिट उसको भी देना चाहते हैं, और आप सरकार के लिए भी 2-3 हजार अरब का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। सरकार का भी मेजर रेवेन्यू आप वहां से जनरेट करना चाहते हैं। वो किस चीज से? अवाम को एक बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने से। ये कितना फेयर है, ये सवाल है। बिल्कुल, यानी हमारी जेबों में से निकाल के जो है वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो सूदखोर बैंकों को जा रहा है, कुछ हिस्सा जो है वो आईपीपी के जो सेठ हैं और ये जो सीपैक वाले आए हुए हैं इनको जा रहा है, और बाकी जो है वो सरकार लेके जा रही है। तो यानी एक अवाम के ऊपर किस कदर बोझ डल रहा है इससे। अच्छा, इसमें खाली में थोड़ा सा, जैसे उन्होंने बात की, पिछले बजट में 7600 अरब रुपए डेट सर्विसिंग थी जी। ये 1600 अरब उसके ऊपर है, ये उसमें शामिल नहीं है। बेशक, तो बिल्कुल। अच्छा, बड़ा हम जानवरों की एनालॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, कोई एलिफेंट कह रहा है और कोई डॉक्टर साहब ने भी पता नहीं गोरिल्ला इन द रूम की बात की। तो ये एक और आस्तीन का सांप भी है ना जिसकी बात होनी चाहिए, जो कि IMF है असल में। तो इमरान आपकी तरफ, यानी देखिए लगता तो ऐसा है कि सारा जो असल मसला जो है वो IMF का है बनाया हुआ,
और IMF की पॉलिसीज अब इस हद तक यानी हमें डिक्टेट करती हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी मेरा AC बंद कर दो, मैं तो बस यही कर सकता हूँ, IMF वाले तो नहीं मानते। तो असल में तो अगर देखें तो अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो उधर हुआ है, नेपरा की जो पॉलिसी की रेगुलेशन है वो भी IMF से उसकी डिक्टेशन आती है। तो सारा मसला तो ये है कि असल में तो हमें IMF डिक्टेट करता है। और उससे पहले अगर आप 90s में चले जाएं तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने हमें इन IPP पॉलिसीज की तरफ पुश किया। तो क्या ये असल में वो मसला है, इशू है, रियल एलिफेंट इन द रूम, क्या हम कह सकते हैं कि ये वो है? लेकिन जुनेद, शायद ये बात ना हमारे न्यू लिबरल इकोनॉमिस्टों को, जो इस वक्त इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं IMF एक ईविल है या जो भी है, लेकिन नेसेसरी है और यही दुरुस्त रास्ता है और उनके जो रिफॉर्म्स हैं वो मच नीडेड हैं और उसके बगैर पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं मौजूद हमारे पास। ये सारे असल में स्टॉकहोम सिंड्रोम के मरीज हैं। दे लव देयर दारोगा जेलर, दे लव देयर जेलर, दे लव द चेन्स जो उनको पहनाई गई हैं और वो उससे प्यार करते हैं। ये मसला है इस वक्त हमारे टेक्नोक्रेट्स के साथ, हमारे पॉलिसी मेकर के साथ, कि वो उनके सॉल्यूशंस को आइडियलाइज कर रहे हैं, वो डिफेंड करते हैं, हालांकि दिल से जानते हैं कि ये हमें डैमेज कर रहे हैं, लेकिन उनका माइंडसेट फ्रेम हुआ है इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स ने, जो कि बेसिकली कॉलोनियल मॉडल जनरेट करता है। देखिए IMF मुझसे क्या कहता है, IMF मुझसे कहता है कि जी आप सब्सिडाइज मत करें। मुझे बताएं, जर्मनी सब्सिडाइज करता है कि नहीं, ताइवान करता है कि नहीं, चाइना करता है कि नहीं, यूएस अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रहा है कि नहीं, एग्रीकल्चर को करता है कि नहीं? वो खुद कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं मत करें, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। ये 23rd प्रोग्राम है, बस कर दें यार। एक हद होती है आपके ये डटाई की कि आप हमें वही बात रिपीट कर रहे हैं, IMF सोल्यूशन है ये, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं, ये आखिरी प्रोग्राम है, 23rd प्रोग्राम है और ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमने जनवरी के अराउंड उनके पास नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर जाना है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई है, किस वजह से महंगी हुई है? एक तो मुझे कहते हैं सब्सिडी नहीं देनी, अदर रीजंस के अलावा जो डायरेक्ट IMF डिक्टेट कर रहा है, वो मुझे टैक्सेशन के इतने हाई उसने मुझसे डिमांड रखी हुई है। अगर मैं 7,200 या 500 अरब का सूद दूंगा तो कहां से पूरी करूंगा? तो यहां से रेवेन्यू जनरेट करें इस चीज से, जो गरीब भी दे रहा है और अमीर भी दे रहा है, जो कि बोझ सब पे इक्वली पड़ रहा है, जो कि गलत है। लेकिन IMF कहता है इधर आपने हमें, जब अभी अब 20 जुलाई के बिल ज्यादा आए और एक सोल्यूशन जनाब यह निकाला गया कि इंस्टॉलमेंट में शायद पे कर दें, तो हमारे वजीर इत्तलात साहब कहते हैं IMF से पूछेंगे कि वो हमें किस्तें करने की इजाजत देते हैं कि नहीं देते, और आखिर में कहा IMF नहीं मान रहा किस्तें करने पे। ये लेवल आ गया। इट्स अबाउट सॉवरेनिटी। आप चेंज को कैसे पसंद कर सकते हैं, आप जेल को कैसे पसंद कर सकते हैं? वो कहते हैं तो फिर हम क्या करें? मैं कहता हूं ये पॉलिटिकल मसला है, सॉवरेनिटी का मसला है। IMF एक एक्सप्लॉयटेटर है, उसने यूक्रेन को अभी $15 बिलियन का प्रोग्राम दिया। उसे पता है यूक्रेन $1 नहीं पे कर सकता उनको, लेकिन उसने दिया उनको, और हमें $1 अरब के पीछे हमारी नाक रगड़वा रहा है। उसने हमसे करेंसी डिवैल्यू करवाई है, उसने हमें कहा कि ओपन मार्केट पे छोड़ दें, कंप्लीटली ओपन छोड़ दें, जरा सी इंटरवेंशन मत करें, जिसकी वजह से बिजली और महंगी हो गई है। इस IMF ने हमें कहा कि रेट बढ़ाएं, हमने रेट बढ़ाया, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई, वही सर्कुलर मसला बन गया। ये सॉल्यूशंस हैं इनके, ये बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे पास है सॉल्यूशन, IMF से निकलना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल इशू है, ये टेक्निकल इशू नहीं है, टेक्नोक्रेट का इशू नहीं है, ये उन लोग का इशू है जो पाकिस्तान को कमांड कर रहे हैं कि हमें IMF से निकलना है, और उसके लिए हमारे पास रास्ता अपनी मुस्लिम वर्ल्ड को यूनिफाई करने का है। इस तरह से IMF से निकलेंगे। इसका सोल्यूशन कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं है कि ये टैक्स बढ़ा दो, ये टैक्स कम कर दो, SIFC से हम कुछ डॉलर लेकर आ जाएंगे तो हम IMF से थोड़ा थोड़ा अपने आप को निकालेंगे। कुछ नहीं चलेगा। यू नीड ए कंप्लीट radical political agenda to get rid of IMF, because they are the real dinosaurs जिन्होंने तबाही फैलाई हुई। हम ये सारे प्रोग्राम, ये पूरा फ्रेमवर्क सब IMF वर्ल्ड बैंक का बनाया हुआ है, और हमें इनसे जान छुड़ानी, इसके बगैर कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। सही, बिल्कुल। वो आपने जो बात की तो मुझे वो मीर तकी मीर का वो शेर याद आ गया कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो यानी जो हमें बीमार कर रहा है, हमारी मईशत की बीमारी का सबब है, उसी के पास, उसी के दर पे जाके फिर हम भीख मांग रहे हैं कि जी हमें कुछ और वो दे दो, जहर दे दो।
तो बिल्कुल, यानी जो आपने बात की इसकी तरफ हम आएंगे दोबारा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपने की कि असल में ये सॉवरेनिटी का मसला है और हमें देयर इज़ अ वे आउट, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर एक और आर्ग्यूमेंट जो दिया जा रहा है वो ये है कि ये तो असल में जी जो यूएसडी डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जब आपने किए तो ये सारे आपने डॉलर में किए, और सेठ को तो आपने गारंटी कर दिया कि जी आपकी डॉलर चाहे जहाँ पर भी पहुँच जाए, आपका मुनाफा जो है वो तो फिक्स डॉलर के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो ये बताएं कि ये जब मुआहदे किए जा रहे थे तो क्या उस वक्त क्या सोचा जा रहा था, क्या इस डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो किस हद तक है? और फिर जो एक और आर्गुमेंट इसी से लिंक्ड है वो ये कि जो फ्यूल भी आप इंपोर्ट करते हैं वो भी आप डॉलर में करते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये डॉलर भी क्या हमारी जड़ों में बैठ गया है, इसका भी मसला, इसका जो इम्पैक्ट है, और इस हवाले से यानी अगर थोड़ी सी मुख्तसरन ये भी बात करें कि क्या इसका भी कोई अल्टरनेटिव है, जिस तरह इमरान ने आईएमएफ के अल्टरनेटिव की बात की। आपका खैर मैं कहूँगा तज्जिया तो बिल्कुल दुरुस्त है इस कॉन्टेक्स्ट में कि स्पेशली जो इंटरनेशनल हमारे एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेकर आते हैं और वहाँ से वो अपने यानी उन कर्जों के ऊपर सूद की शरह वगैरह फिक्स करके आते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर नेपरा पाकिस्तान का इदारा है, मगर वो आईपीपीज जो कि इंटरनेशनल मार्केट से फंडिंग लेकर आते हैं उनके लिए नेपरा रुपीस में नहीं बल्कि डॉलर्स के अंदर बिजली की यूनिट का तयन करता है। ठीक है ना, ये बात बड़ी गौर तलब है, क्योंकि हो सकता है कि वो 10 सेंट का उसका रेट तय हुआ था 30 साल के लिए, और कुछ भी ना हो, सब कुछ बिल्कुल सही चलता रहे, कोई फ्यूल प्राइसेस वगैरह भी ना चढ़े, कुछ भी ना हो, मगर चूंकि रुपया गिर रहा है, वो डीवैल्यू हो रहा है, वो 150 रुपए का जो डॉलर था 300 पर पहुंच गया, 350 पर पहुंच गया, आपके पास बिजली का यूनिट यानी जो उस कारखाने से खरीदी जा रही है उसकी कीमत डबल हो जाएगी। अच्छा, फिर नंबर 2 बात, जैसे आपने कहा हमारे पास एक्चुअली इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली के कारखाने चल रहे हैं। ये खाली चंद परसेंटेज हैं कि इस साल जुलाई के अंदर LNG के ऊपर यानी इंपोर्टेड फ्यूल है हमारे पास 20% बिजली प्रोडक्शन हुई, इंपोर्टेड कोल के ऊपर 14.7% हुई। ठीक है, ये अब हम डॉलर्स के अंदर हमें पेमेंट करनी है ना इसकी, और डॉलर्स के अंदर यानी प्राइसेस उसकी अपनी जगह पर रहा है, मगर चूंकि हम डॉलर्स के अंदर इसकी पेमेंट कर रहे हैं, रुपया की वैल्यू गिर रही है, हमारे लिए वो कीमत भी बढ़ चढ़ती जा रही है, और हम डबल ट्रैप के अंदर पड़े हुए हैं। चाइना ने 15 बिलियन डॉलर्स के सीपैक के तहत मुख्तलिफ कारखाने वगैरह लगाए पाकिस्तान के अंदर, वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स डॉलर के अंदर हुए हुए हैं, और वो डॉलर के ऊपर जो रेट बंधा हुआ है वो लंदन के रेट के मुताबिक है, लाइबोर के मुताबिक है, लंदन का इंटरबैंक जो ऑपरेशनल रेट है उसके मुताबिक वो फिक्स हुए हुए हैं। तो आप उसका अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान, हम रुपया कमाते हैं, मेरी मेहनत है, खून पसीने की जो है तो मेरी एक्टिविटी है, जिसकी बेसिस के ऊपर मुझे महीने के आखिर पर या दिन के आखिर पर वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, कोई अगर सर्विस है, उसका एवज मिलता है, रुपया में मिलता है, मगर मुझे एनर्जी की कॉस्ट जो है तो वो डॉलर्स के अंदर पे करनी है, डबल फ्यूल इंपोर्ट करते हुए भी और बिजली का बिल पे करते हुए भी मुझे डॉलर्स का ख्याल रखना है। तो ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर का हरबा है, इंटरनेशनल ऑर्डर का ये बुनियादी तौर पर एक टूल है जिसके जरिए से सब्जुगेशन, जिसके जरिए से गुलामी उन्होंने एनफोर्स की हुई है, मुमालिक को डॉलर्स अर्न करने की रेस में लगाया हुआ है। अमेरिका यानी हर साल तकरीबन 1.5 इट्स ऑलमोस्ट जो है तो यानी वहां पर 1.5 ट्रिलियन, 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर्स, रुपीस की बात नहीं कर रहा, 2 ट्रिलियन डॉलर्स कर्जा उठाता है हर साल जो है तो अपना बजट एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए, ऑलमोस्ट जो है तो उसको 2 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा उठाना पड़ता है हर साल। वहां पर कोई मुसीबत नहीं पड़ती, उनको कोई IMF की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? उनके पास प्रिंटिंग मशीन मौजूद है, फोटो कॉपिंग मशीन मौजूद है, डॉलर का जो है तो बीच में तख्ती लगाई, डॉलर निकलना शुरू हो जाते हैं। मसला बाकी दुनिया के लिए है कि वहां पर ना तो हम पैसे, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन का तूफान एक आया हुआ है उसकी बुनियादी वजह तो रुपया प्रिंट करना है ना,
हम तो दिन के लिहाज से, रोजाना के लिहाज से अरबों रुपया जो है तो मार्केट के अंदर फेंक रहे हैं। हमें इस डॉलर की दौड़ से निकलना होगा। ये डॉलर बताते खुद जो है तो एक सब्जुगेशन का एक मेथड है, एक 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 इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से जो है तो अक़वाम को बांध के रखा जाता है। रशिया को देख लीजिए, 600 बिलियन डॉलर्स जो हैं तो उसके फॉरेन रिजर्व्स के अंदर मौजूद थे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। जंग शुरू हुई यूक्रेन के साथ, अमेरिका ने रोक लिया। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं? सही। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब के शायद कनेक्शन का इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। तो इमरान, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर साहब डॉलर के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया कि डॉलर का मसला, डॉक्टर साहब वापस आ गए हैं। अच्छा, चलें अगर इसको थोड़ा समराइज कर दें कि बस क्या इसका हल क्या है फिर। डॉलर पे तो पूरी दुनिया चल रही है, तो क्या करें फिर अब? नहीं, देखें, इस टाइम मैं आपको सिंपल एक मिसाल देना चाहता हूं कि 2003 में तुर्की ने अपनी करेंसी को 1-on-1 पैरिटी पे ले आया था। उस वक्त तक टर्किश लीरा जो था, मिलियन लीरा $1 के बराबर था। मिलियन लीरा 6 सिफर के साथ $1 के बराबर था। उन्होंने कहा चलो हम एक रियासती स्टेप लेते हैं, $1 1 लीरा के बराबर कर देते हैं। इस बात को 20 साल गुजर गए हैं। अब 20 साल बाद दोबारा 30 लीरा का एक जो है तो डॉलर हो गया, कम बेश रफली, मतलब ये 27 कुछ दिनों पे पहले था, और अभी मैं खाली अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान का ये करेंसी जो है पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी उठा लें, आपको डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसीज जो है तो वो गिरते भी नजर आएंगी। डिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन है, ये एक मुस्तकिल मसला रहेगा डॉलर के मुकाबले में। डॉलर चूंकि उसको पेट्रो डॉलर्स कह लें, सऊदी अरब के, मिडल ईस्ट के डॉलर्स के साथ लिंक किया गया है, उसके ऑयल के साथ लिंक किया गया है। हमारे पास जो है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रुपये के पीछे खड़ा हो सके। हमें जाना होगा, या अगेन वो नैरेटिव्स की बात है, हमें कैपिटलिस्ट सॉल्यूशंस को छोड़कर इस्लाम के सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा। हमें डिवाइन विजडम की तरफ जाना होगा, जो कि सोना और चांदी को बहैसियत रियासत के लिए फर्ज करार देती है करेंसी मुतय्यन करने के लिए, कि एक इस्लामी रियासत के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोना और चांदी करेंसी हो सकती है। इसका फायदा मतलब हम देख सकते हैं। लाजिम बात है, जो डिवाइन विजडम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है, हिकमत है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, उसमें खैर ही खैर होनी है। मगर हम ये बात तो देख सकते हैं ना कि सोना और चांदी ड्यूअल करेंसी इन्फ्लेशन खत्म कर देगी, मैनिपुलेशन खत्म कर देगी, स्पेकुलेशन खत्म कर देगी, बाहर ममालिक की, दुश्मन ममालिक की इंटरवेंशन को खत्म कर देगी। ये सारी चीजें जो है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत का एक हुक्म जिंदा करने के साथ हो सकता है कि हम डॉलर से जान छुड़ाएं, सोना चांदी की तरफ वापस आ जाए। सही, ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी तरफ से पॉइंट आया कि जनरली लोग इस मसले को इस तरीके से नहीं इस पे बात करते। जनरली वो यही कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको डॉलर में नहीं करने चाहिए थे, लेकिन आपने एक बड़ा ज़बरदस्त इसमें पॉइंट ये भी ऐड किया है कि असल में मसला डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे कोई और भी मसला हो। यानी बिजली का तो एक मसला है। आगे बढ़ते हैं तो फिर अच्छा, इमरान, बिजली के बिल उठा कर देखें आप, उसमें पता नहीं कितने किस्म के तो टैक्सेस का एक भरमार होती है, फलां टैक्स और फलां टैक्स और फलां टैक्स। यानी ऐसा लगता है कि जैसे कि FBR का जितना शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, वो सारा का सारा हुकूमत चाहती है कि बिजली के बिल में से पूरा कर लिया जाए। तो क्या आप नहीं समझते कि हैवी टैक्सेशन भी एक मसला है जिसकी वजह से जो बिजली का यूनिट है वो इतना ऊपर जा चुका है? अच्छा देखिए जुनैद, मैं इसका ना एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पहले रखना चाहता हूँ। आपकी जिस तरह जान कीमती है और किसी को हक नहीं है कि आपकी जान ले सके जब तक कि उसके पास एक शरई जवाज ना हो, जैसे कि कत्ल के बदले कत्ल इस्लाम अलाउ करता है, उसी तरह से आपका माल सैक्रेड है। रियासत को भी हक नहीं है कि आपसे माल छीन ले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, हुज्जतुल विदा में ये वाजे कर चुके हैं कि हर मुसलमान, हर बंदे की जान, माल, इज्जत, आबरू दूसरे बंदे के लिए हराम है। उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज होगी।
इसलिए किसी को भी आपसे 1 रुपए भी लेने का हक नहीं है, और जो लेता है वो चोर है, वो डाकू है, जब तक उसके पास शरअ से दलील ना हो। मिसाल के तौर पर रियासत आपसे ज़कात लेती है, उसके पास दलील है। रियासत आपसे ज़कात, उशर, खराज लेती है, दलील है उनके पास। इसलिए इस्लाम में देयर आर एविडेंसेस जिस केसेस में रियासत लोगों से टैक्सेशन ले सकती है। देयर आर एविडेंसेस, देयर आर सर्टेन नीड्स, फिस्कल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अल्लाह ने उम्मत पे लागू की हुई हैं, तो रियासत उसके लिए लोगों से ले सकती है, लेकिन वो वेल्थ पे है, वो इनकम पे नहीं है, वो कंजम्पशन पे नहीं है, वो बिजली के खर्च करने में, दूध का डब्बा खरीदने में या गाड़ी खरीदने पे नहीं है, वो लोगों की बची हुई दौलत के ऊपर है, जैसे कि ज़कात है या कोई और टैक्स है। तो मैं भी उस डिटेल में तो नहीं जाना चाहता कि वो कौन कौन से टैक्सेस अलाउड हैं, लेकिन कंजम्पशन के ऊपर नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, वेल्थ के ऊपर सर्टेन एरियाज में है। अब रियासत ने क्या किया है? रियासत ने, चूंकि वो सेकुलर स्ट्रक्चर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो इस टैक्स देने को कोई ड्यूटी नहीं समझती, उनके लिए कोई मुकद्दस फर्ज है नहीं कि वो रियासत को टैक्स दें, इसलिए रियासत ले नहीं पाती। लोगों ने कंसल्टेंट रखे हुए हैं, लोगों ने वकला रखे हुए हैं, कारपोरेट लॉयर्स रखे हुए हैं कि वो टैक्स ना दें, वो अपने आप को उस टैक्स नेट से बाहर रखते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि इस सिस्टम, इस स्टेट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ये एक माफिया की हुकूमत बनी हुई है। इसलिए जब टैक्स लोग नहीं देते तो आपके अल्फाज के एफबीआर अपना सारा शॉर्टफॉल पेट्रोल में डाल लेता है, बिजली के अंदर पूरा कर लेता है, और इस तरह से वो गवर्नमेंट का डंडा को इधर शिफ्ट करके वो अपने सारी चीजें यहां से पूरी करना चाहते हैं। आप सोचें 1 मिनट के लिए, ये एक इस्लामिक स्टेट है और वो ज़कात कलेक्ट करना चाहती है, कितने लोग कंसल्टेंट रखेंगे कि मुझे ज़कात कम से कम देनी पड़े? कितने लोग उशर और खराज के अंदर चोरी करेंगे? कितने लोग अपने आप को इनफॉर्मल इकोनॉमी में रखेंगे ताकि उनको रियासत को ना पे करना पड़े? और सवाल यह है कि मैं ये टैक्स दूं किस लिए? क्या इससे मेरा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़ा हो रहा है? वो तो पिछले 10 साल से वही 500 पे खड़ा है। आप लिखते, बजट बनाते वक्त 800-900 पे ले जाते हैं और सबसे पहले कट आप वहीं पे मारते हैं। जैसी बजट डिफिसिट आता है, आप उसको कम करके आखिर में 400-500 का डेवलपमेंट प्रोग्राम सालाना बनाए हुए आपने, जिसमें करप्शन छोड़ के आखिर में 200-300-250 का सारा खर्चा पूरे मुल्क पे होता है। तो आप मुझसे टैक्स किस लिए जमा कर रहे हैं? आप मुझसे 7,500 अरब का इंटरेस्ट पे करने के लिए बैंकों को और फॉरेन इदारों को इंटरेस्ट पे करने के लिए मुझसे टैक्स जमा कर रहे हैं। व्हाई शुड आई पे टैक्स? तो आपने बिलों के अंदर टैक्सों के अंबार लगाए हुए हैं। अगर ये कोई शरई जरूरत के लिए आप बिलों में कुछ अमाउंट रखते, आप रखते कि जी जिहाद के लिए चाहिए, लोग खुशी से देते इसको, लोग महंगा यूनिट खरीद लेते, लेकिन क्यों दें लोग टैक्स? फिर ये बिजली चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? पूरी स्टेट की लेजिटिमेसी नहीं है। 56 रुपए, 17-18 रुपए के अपने टैक्स डाले हुए हैं, और कारपोरेट सेक्शन पे तो उससे भी ज्यादा डाले हुए हैं। उनको 72-73 रुपए का यूनिट दे रहे हैं, हम टैक्सों के अंबार हैं, ना ये देख रहे हैं कि एक शख्स टैक्स देने का अहल है कि नहीं है, उसके ऊपर बनता भी कि नहीं, और आप उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं। तो नेचुरली ये स्टेट की फेलियर की निशानी है, और उसका ये रिजल्ट निकल रहा है कि पूरी स्टेट इलेजिटिमेट हो चुकी है। बिल्कुल सही है। यानी जो आपने बात की, बड़ा वाज़ेह हो गया कि एक तो ये ज़ालमाना टैक्सेस लिए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि ये जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, इनका जो आगे जाके इस्तेमाल है वो भी उसी सूदी निज़ाम के अंदर और उसी कर्ज़े को पे करने के लिए हो रहा है। अगर वाकई ऐसी जिम्मेदारियां हों जो लोगों की जिम्मेदारियां, यानी स्टेट उनके लिए पैसा लेना चाहे, तो बिल्कुल लोगों के दिल खुले हैं। हमें नज़र आता है कि लोग जब खर्च करने पे आते हैं, चाहे वो ज़लज़ले की बात हो, सैलाब की बात हो, या किसी भी कोई और कुदरती आफत भी होती है, कोई और जिम्मेदारी लोगों पर अब डालते हैं, तो कभी भी इस कौम ने, मुसलमान उम्मत ने मायूस नहीं किया। तो बिल्कुल, यानी ये एक बहुत ही टैक्सेस जो हैं वो इस लेवल तक अब पहुंच चुके हैं कि यकीनन लोग जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा खाइफ हैं। और अब वही बात है कि स्टेट की लेजिटिमेसी ही नहीं है, तो लोग अब ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार हम तो इसको आग लगाते हैं इस बिजली के बिल को। अच्छा, डॉक्टर अकमल, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ज्वाइन कर लेंगे हमें। अच्छा, वैसे मैं इमरान आपसे ही डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं
आपने भी बात की, डॉक्टर अकमल भी बात कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन के आपने बड़े खिलाफ बात की, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी गवर्नमेंट तो पूरा का पूरा फोकस जो है वो प्राइवेटाइजेशन पे डाल रही है। बाकायदा एक केयर टेकर सेटअप के अंदर एक मिनिस्टर जो हैं वो आए हैं, जिनका जो पोर्टफोलियो है वो इसी के लिए है। जी जी बिल्कुल, फवाद हसन फवाद। और आप लोग तो प्राइवेटाइजेशन को रगड़ रहे हैं, तो आप तो ये कह रहे हैं कि यार ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि इससे कंपटीशन आएगा। अभी एक सिंगल बायर मॉडल है, उससे एक मल्टीपल बायर मॉडल की तरफ लोगों के पास चॉइस बढ़ेगी। जैसे कि आप मार्केट में जाके कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदते हैं तो आपके पास चॉइस है, आप महंगी दुकान से ना खरीदें, सस्ते से खरीद लें जो अच्छी क्वालिटी में दे रहा है। तो इसमें क्या मसला है कि अगर कंपटीशन बढ़ता है और मल्टीपल लोगों के पास चॉइसेस आती हैं तो इसमें क्या मसला है? डॉक्टर साहब वैसे तो आपका था पहले, इमरान आप इस पे थोड़े मुख्तसर सी बात कर लें, फिर डॉक्टर साहब से भी ले लेते हैं इस पे भी। जी सही, ओके। देखिए जुनैद, सरकार इस वक्त तरबेला चला रही है, मंगला चला रही है, वेरी सेंसिटिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चला रही है। तो बग और इससे वापडा जो है पहले भी थर्मल पावर स्टेशन चला रहा है, कौन सा लॉस कर रहा था? सब सही चल रहे थे। जैसे आप इस मॉडल पे आए हैं तो वो यूनिट जो हम ₹1.5 का लेते थे, आज वो 56 और 72 रुपए का हो चुका हुआ है। तो ये क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि हम कराची इलेक्ट्रिक नहीं देख रहे कि हम टैंकर माफिया को, अगर आप इमेजिन करें, हवाले कर दें कराची टैंकर माफिया को और कहें कि आप पानी की सप्लाई आपके जिम्मे होगी, तो कराची का क्या असर होगा? यहां करबला बन जाएगा, करबला। आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, बेसिक नीड्स को आप प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट्स के हवाले नहीं कर सकते, और वो भी ऐसे स्टेट के अंदर जहां एलीट कैप्चर होता हो, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, जहां एलीट कैप्चर होता हो। आपकी 35% कराची स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ 12 ग्रुप्स के पास है, कंसोर्शियम के पास है, जहां सारी हुकूमतें उनके हाथों में होती हैं। आप उनको देना चाहते हैं, वो कराची को लोड शेडिंग से मार देंगे लेकिन अपना प्रॉफिट कम नहीं करेंगे। आप कैसे हवाले कर सकते हैं? जो इस वक्त देखें, ये सारा उस फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है जिसकी अकमल साहब ने बात की, 80-20 का, जिसमें आप बैंकों का प्रॉफिट भी पूरा करना चाहते हैं और शेयर होल्डर को 20% रिटर्न भी पूरा गारंटी करना चाहते हैं, और दरमियान में स्टेट अपना पूरा रेवेन्यू भी इससे अचीव करना चाहती है। देखें, स्टेट अपना रेवेन्यू कमाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि स्टेट रेवेन्यू आएगा और वो रेवेन्यू आवाम पे खर्च होगा तो कमा ले रेवेन्यू। आप इससे प्राइवेट सेक्टर के सारे प्रॉफिट, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के हैं, हमारे पूरे बजट के साइज के करीब करीब इनका साइज होता है। ये आप स्टेटों के हवाले करेंगे तो फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी कहां जाएगी? सही। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि अब बड़ी बड़ी मुल्क हमें नजर आते हैं कि उन्होंने इस सेक्टर्स को जब प्राइवेट के हवाले किए, वहां भी यही जुल्म चल रहा है। सिर्फ फर्क यह है कि वो कॉलोनियल स्टेट्स के पास यूके की भी बड़ी मिसाल दी जाती है, बल्कि डॉक्टर अकमल आ गए कि यूके में भी तो ये मॉडल चल रहा है, उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन की है, बड़ी उसकी मिसाल दी जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर को किया गया। तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आप? थोड़ा सा इस आपसे भी राय ले उसके नंबर्स भी मेरे ख्याल से प्रेजेंट कर दी जाए तो वो भी बहुत अच्छा। नंबर्स पे मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में 5 टाइम्स प्राइस इंक्रीज हो चुकी है इन पिछले 1-2 सालों में, 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। ये हर मुल्क में हो रहा है। सिर्फ फर्क क्या है, देखें जुनैद साहब, फर्क ये है कि कुछ मुल्कों में कॉलोनियल स्टेट से उनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि उनको वो डज या जो इफेक्ट है वो काफी कम पड़ता है, इसलिए हमें न लग रहा है जैसे कि वो बड़ा कामयाब सेक्टर है। वहां भी बर्बाद हुआ है, वहां ही बर्बाद है। सिर्फ फर्क ये कि अभी उनका इनकम रेशियो इतना अच्छा है जिसकी वजह से उनकी सैलरी का एक छोटा पोर्शन है, तो उनको इसका इफेक्ट कंपैरेटिवली कम फील होता है। लेकिन यूरोपियंस ने गैस प्राइसेस को बहुत फील किया है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्राइसेस को बहुत फील किया है। अभी ये इतना थोड़ा फर्क नहीं पड़ा, काफी फर्क पड़ा इस दफा। तो ये स्ट्रक्चर आखिर में उसी अपने वो उस जगह पे पहुंच रहा है जहां पे ये पूरी इकोनॉमीज को इफेक्ट कर रहा है, बिजनेसेस को इफेक्ट कर रहा है, फैमिलीज को इफेक्ट कर रहा है। सही। तो यानी आपने कंसेप्चुअल पॉइंट भी रखा जो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आपने कहा कि आप प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते वरना इस्तेसाल होगा। और अगर यूरोपियंस या यूके जैसे ममालिक जहाँ पे सो कॉल्ड फिर भी लॉ ऑफ द लैंड या अदलिया या जिसे कहते हैं ना कोर्ट सिस्टम और ये सब कुछ मौजूद है सो कॉल्ड हमारे लोगों के जहन में, लेकिन पाकिस्तान जैसी रियासत में जहाँ पे माफियाज ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग है, अगर वहाँ पर आप इसको प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो जो मेरे ख्याल में चीनी के साथ हाल हुआ, बाकी चीज़ों के साथ हाल हुआ, वही होगा यहाँ पर। वही कार्टेल्स बन जाएंगे, वही माफियाज बन जाएंगे और आपस में वो मिली भगत करके रेट को और आसमान पर पहुंचा देंगे। तो यस, ये तो बिल्कुल बात आपकी समझ आती है। अच्छा इमरान, मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त में रिस्पांस भी मिल रहा है, हमारे जो ऑडियंसेस हैं वो भी बड़ी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सवाल भी आ रहे हैं, तो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले मैं बल्कि लोगों से ये कहूँगा कि आप मज़ीद भी जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप ज़रूर पूछें, हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह फ्लोर को ओपन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। लेकिन फिर जो इमरान आपसे मैं सवाल मेरा जो होगा वो ये कि ये सारे तो हमने इश्यूज देख लिए और आपने बीच में गाए बगाए कुछ सोल्यूशन के हवाले से बात की, लेकिन अगर एक कंसोलिडेटेड मैं ये सवाल आपसे ही पूछूं एक कि जामे तौर पर कि क्या हल क्या है इस सारे मसले का, फिर तो इस बारे में थोड़ा सा हमें आगाह करें। अच्छा देखिए जुनैद, एक इस हल से पहले ना एक फंडामेंटल आर्गुमेंट हमें क्लियर होना चाहिए। एक है अल्लाह की रहनुमाई, डिवाइन गाइडेंस, और एक है हम जो हिट एंड ट्रायल से रिसर्च करके मुसलसल टमकटोइयां मार रहे हैं और अपने एरियाज को बर्बाद करते जा रहे हैं। इन दोनों के फर्क को समझना जरूरी है। देखिए, अगर मैं मुसलमान हूं, मेरा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है और अल्लाह की विजडम अनलिमिटेड है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, इसका तर्जुमा है, क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, उस पर वो बारीक बीन भी है और बाखबर भी है। क्या वो नहीं जानेगा? अगर मैं यहां से स्टार्ट लूंगा तो मुझे सोल्यूशन मिलेगा। अगर मैं अपनी टमकटोइयां मारूंगा और वेस्टर्न मॉडल्स को हिट एंड ट्रायल पे चलाऊंगा जो वहां नहीं चल रहे, तो इस वीक स्टेट में कैसे चलेगा? तो हम कभी भी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। देखें, हमारे सारे एक्सपर्ट्स बाहर से डिग्रियां करके आए, हमारा सारा एजुकेटेड जो सेगमेंट है, जो मॉडर्न वर्ल्ड को देख कर आया, उसने हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लें, हर चीज का रिटर्न होता है, कैपिटल का रिटर्न हर सूरत होना चाहिए। लेकिन आखिर में दुनिया ने सरेंडर कर लिया पाकिस्तान के अवाम के सामने, इजिप्शियन अवाम के सामने, टर्किश अवाम के सामने, कुवैती अवाम के सामने, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इन मुल्कों में बैंकिंग नहीं चलने वाली। 84% लोग अकाउंट ही नहीं खोल रहे, 99% ने क्रेडिट कार्ड ही नहीं बनाया हुआ, 99% ने इंश्योरेंस ही नहीं की हुई। They surrendered in front of the emotions of the Islamic Ummah और उन्होंने इस्लामिक प्रोडक्ट ऑफर कर दिए। कितने इस्लामिक है छोड़ दें, इस बात को परसेप्शन की बात करते हैं। 20% बैंकिंग शिफ्ट हो चुकी है, जो भी जिसको इस्लामिक बैंकिंग कहा जाता है, और 100% तक पहुंचने का टारगेट है विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। लोग इंटरेस्ट देना तो छोड़े, लेना भी नहीं चाहते। सबने करंट अकाउंट खोले हुए। चेक करें पाकिस्तान में किसने पीएलएस अकाउंट खोला हुआ है। ये है जब आप एक अकीदे के इशू पे जम जाते हैं तो दुनिया आपके सामने सरेंडर करती है। आपने वेस्टर्न सॉल्यूशंस को नहीं एक्सेप्ट करना, आपने इस्लाम के सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना है। इस्लाम का सॉल्यूशन क्या है? इस्लाम तमाम प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पास कुछ एसेट्स होंगे, मेरी जमीन, मेरे पास कपड़े, मेरे पास ज्वेलरी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ कारखाने भी लगा सकता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी वो है जो स्टेट प्रॉपर्टी है, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारे पास ये कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग मॉडल ना होने की वजह से कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री स्टेट को ही फाइनेंस करनी पड़ती है और उसका प्रॉफिट सरकार के पास जाता है। लेकिन जो थर्ड प्रॉपर्टी है इस्लाम में, जो कि एक यूनिक कंसेप्ट है इस्लाम का, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी मुश्तरका प्रॉपर्टी, तमाम अवाम की कंबाइंड प्रॉपर्टी है वो। और ये हदीस से अखज हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नास शुरकाए फिस सलास अलमाए वल किलाए वन नार। इंसान 3 चीजों में बराबर के मालिक हैं, पानी के वसाइल, चरागाहें और आग, यानी एनर्जी रिसोर्सेज। और एक और हदीस से हम मिनरल्स को भी देखते हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी इसी के अंदर फॉल करती है। सो ये चीजें जॉइंट प्रॉपर्टी है।
जिसमें एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर सारा का सारा फॉल करता है। ये मुश्तरका मलकियत है। अब रियासत हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, रियासत हमारे बिहाफ पे इस एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। हम इसको कैपिटल, ये जो स्टॉक मार्केट फाइनेंसिंग है या हम बैंकिंग की जो फाइनेंसिंग है उससे नहीं फाइनेंस करेंगे, हम इसको स्टेट फाइनेंसिंग से पावर सेक्टर को चलाएंगे। वो प्रोडक्शन हो, वो ट्रांसमिशन हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तीनों सेक्टर स्टेट के पास होने चाहिए और स्टेट इसको चलाएगी। स्टेट इस पे अपना रेवेन्यू कमाना चाहे, हवाम पे खर्च करने के लिए बिल्कुल कमाए, लेकिन उसके अंदर ना तो बैंकों का इंटरेस्ट होगा, ना उसमें हम इक्विटी के ऊपर रिटर्न देंगे उनको। हम सर्विस के ऊपर वो रेवेन्यू कमाएंगे जो कि आवाम के ऊपर खर्च होगा, और बस इस तरह से पावर सेक्टर की अगर आप आज की फिगर उठा लें तो इस वक्त इतनी महंगे फ्यूल को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्यूल कास्ट तकरीबन 8 रुपए है। और सारी कास्ट हमें आज भी सब कुछ महंगा होने के बावजूद आपको 15, 16, 14, 17 इस रुपए में यूनिट पड़ रहा है। और जब ये इस्लामिक सिस्टम पे कन्वर्ट होगा तो ये हम इसकी कॉस्ट में एफिशिएंसी जब आएगी तो ये और भी कम हो जाएगा, लोगों को इंशाल्लाह 4-5 रुपए का यूनिट मिलेगा। इतनी कॉस्ट कम हो सकती है जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है इस सेक्टर के अंदर, तो इस पे भी अवेलेबल हो सकती है अगर इस्लामिक मॉडल से इसको चलाया जाए। तो इस्लाम में ये सेक्टर स्टेट चलाएगी, और स्टेट की इनएफिशिएंसीज का सॉल्यूशन मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि हम यहाँ पे सोशलिस्ट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज नहीं चलाएंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरीज होंगी और परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री के बेंचमार्क अचीव करने पे आपकी जॉब की गारंटी होगी। अगर आप अचीव नहीं कर सकते तो आपकी जॉब की गारंटी नहीं होगी। बाकी रियासत सरकारी मुलाजिमीन छोड़े, वो पूरे मुल्क के एक एक बच्चे और एक एक बूढ़े और एक एक जवान की जिम्मेदार है। अगर आप नहीं कमा सकते, आप एहसास प्रोग्राम रजिस्टर कर लें, आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, आपको रोटी मिल जाएगी, उसकी गम ना करें। लेकिन हम लोगों को इनएफिशिएंसीज के बावजूद गारंटियां नहीं दे सकते। इस तरह दुनिया में कोई कंपनी, कोई रियासत नहीं चल सकती। सो दैट इज द सोल्यूशन जिसके जरिए इस पूरे सेक्टर को रिफॉर्म, इस पूरे सेक्टर को रेडिकली चेंज करने की जरूरत है। इसके बगैर हम आगे एक दलदल में फंसते जा रहे हैं। सही। अच्छा, डॉक्टर अकमल आपकी तरफ आते हैं। आपका कुछ आने जाने का सिलसिला मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा हमारा इंटरनेट भी प्राइवेटाइज हुआ है। पहले पीटीसीएल का होता था, अब एक और प्राइवेट फर्म है, नाम नहीं लेता, ये ना हो कि मेरा इंटरनेट ही काट दे। चले, उम्मीद है कि वो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, कोई अगला आधा पौना घंटा हमारा। अच्छा, तो ये जो पूरी डिस्कशन हुई उससे मुझे तो जो चीज़ नज़र आ रही है कि देखें, इसमें तो पूरा एक दौलत का इर्तिकाज हो रहा है। यानी लिटरली ये हो रहा है कि हर बंदे की जेब से पैसे निकाल कर पहले वो जमा होते हैं और फिर वहाँ से वो सेठों की जेब में जाते हैं और बैंकों की जेब में जा रहे हैं। तो यानी एक पूरा का पूरा एक निज़ाम बना हुआ है जो कि हमारी जेबों से पैसे निकाल कर बिजली के बिलों की शक्ल में वो इन लोगों तक ये पहुंचा रहा है। और फिर उस पर भी मज़ीद हमारी हुकूमत मुसर है कि पब्लिक सेक्टर ये जो यानी इनको आना चाहिए इसमें और अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से, यानी अगर कंक्लूड करें आप इसको, फिर हम इंशाल्लाह ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो पूरा ये दौलत का इर्तिकाज हो रहा है, इस्लाम तो इस्लामिक जो सिस्टम है या इस्लाम जो है वो तो इसकी हक में नहीं है इस दौलत के इर्तिकाज के बारे में। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और जिस पॉइंट की तरफ आपने निशानदेही की, एक्चुअली इस वक्त यानी पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट वेस्ट इस बात को बड़े मैं कहूँगा यानी तकलीफ के साथ महसूस कर रहा है। वो भले फ्रांस के अंदर येलो वेस्ट वालों के मुजाहरे हों, या अमेरिका के अंदर वी आर द 99% हो, या ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वाले लोग हों, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की कह लें कि सारे की सारी दौलत यानी 1% अमेरिका के अंदर 1% आबादी जो है, तो वो रियासत की पूरे अमेरिका की इकानमी की बात हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान की इकानमी भी नहीं, जिसकी इकानमी $25 ट्रिलियन के करीब है। 50% जो है तो वो ऑलमोस्ट दौलत ओन करते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस तरफ जा रही है, किस मॉडल के ऊपर जा रही है। यही जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले इमरान बात कर रहे थे, वो बैंकों के जरिए से दौलत का इर्तिकाज है, वो फाइनेंशियल मतलब मार्केट्स, वो स्टॉक एक्सचेंज हो या जॉइंट लिमिटेड कंपनीज हैं, उन स्ट्रक्चर्स के जरिए से आपके पास वन वे ट्रैफिक है।
दौलत जो है तो लोगों से निकल निकल कर वो सिर्फ और सिर्फ चंद तिजोरियों के अंदर जमा होती जा रही है, मरकूज होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टोटल कैपिटलाइजेशन KSE की, कराची स्टॉक एक्सचेंज की 35% जो है तो सिर्फ और सिर्फ 11 कंपनियों के पास है, 11 फैमिलियों के पास है, 11 जो है तो आप कह सकते हैं कंसोर्शियम्स के पास है, 35%। ठीक है, अगर आप बैंक अकाउंट्स देखते हैं पाकिस्तान के अंदर 10 अरब रुपया, 10 अरब रुपए के अकाउंट्स रखने वाले टोटल गिनती के चंद अकाउंट्स हैं, 100 से जो है तो उनकी तादाद कम है। वो अकाउंट जो 1 अरब से 10 अरब तक हैं उनके 1446 अकाउंट्स हैं। ये वही लोग हैं जो जॉइंट वेंचर्स के साथ, प्राइवेट बाहर की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स बनाकर दुबई में फर्म रजिस्टर करवा के अपने जो है तो बाहर की कंपनी, बाहर का कर्जा शो करके पाकिस्तान के अंदर IPPs के कॉन्ट्रैक्ट करके हमसे जो है तो 55 रुपए पर, 65 रुपए पर, 73 रुपए पर 100 रुपए यूनिट जो है तो लेकर अपनी जेबों में डालते हैं। इस्लाम उसके मुकाबले में देखें यहां पर हो क्या रहा है, असल जो मसला है हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं ये मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से प्राइस मैकेनिज्म जो है तो सप्लाई एंड डिमांड को रेगुलेट कर सकता है, इस तरीके से मार्केट ड्रिवन जो फोर्सेस हैं वो एनर्जी की मार्केट को भी रेगुलेट कर सकती है, सेल्फ रेगुलेशन हो सकती है। हालांकि यहां पर मसला जिस तरीके से, खैर थोड़ी देर पहले इमरान ने एग्जांपल भी दी थी कराची के अंदर टैंकर माफिया के हवाले से, मगर हकीकत यह है यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ने जहां कह दिया हल्लल्लाहु बया व हर्रम रिबा, ठीक है सूद हराम कर दिया, बया और तिजारत यानी लोगों के लिए हलाल कर दी, मगर वहीं पे फिर ये भी कह दिया ना कि अन्नासु शुरका फी सलास, जिस तरीके से इमरान ने कहा अलमा वल खिला व नार व समना हुआ हरामन, और इनके ऊपर मुनाफा जो है तो हराम है। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर मुसलमानों के लिए आपस में, यानी इसको प्राइवेटाइज करना, इसको मार्केट ड्रिवन फोर्सेस के ऊपर छोड़ देना, इसको सप्लाई एंड डिमांड प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर छोड़ देना, अल्लाह सुब्हान तआला ने मना कर दिया कैटेगोरिकली कि ये वो चीजें हैं जिससे पब्लिक फायदा उठाती है, अवाम फायदा उठाती है, इस पर किसी के मोनोपोली की इजाजत नहीं हो सकती, इस पर चंद सेठों को मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं हो सकती है। ये अब एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर तमाम के तमाम लोग जो हैं तो बिजली के इस्तेमाल में, फ्यूल के इस्तेमाल में, वो पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, कोयले की बात हो, गैस की बात हो, ये बिजली की बात हो, अगर उनको जो है तो ये सबसे बुनियादी इंग्रेडिएंट है ना तमाम की तमाम इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। इमेजिन कीजिए कि लोगों के प्रॉफिट रेट्स, लोगों के प्रॉफिट मार्जिन्स कहां पर जाएंगे। तमाम लोग अगर इक्वली जो है तो एक रिसोर्स से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक जबरदस्त किस्म का स्टेरॉइड का टीका लगाएंगे कि लोग जो हैं तो वो अपनी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मतलब बात आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, किसी को भी हर एक इंडस्ट्री को सिंपल जिंदा रहने के लिए कह रहे हैं इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं इस रेट के ऊपर, इस टाइम इंडस्ट्रीज जो हैं तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिजली को। इमेजिन कीजिए कि जिस तरीके से इमरान बता रहे थे कि यार 8 रुपए हमारा खर्चा है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑपरेशनल कॉस्ट डाल दिया, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वगैरह डाल दिए, ट्रांसमिशन लॉसेस वगैरह डाल दिए, ठीक है, हमने इसको अगर 20 रुपए भी दे दिए, 100 रुपए से 20 पर तो आप आ जाएंगे ना। इमेजिन कीजिए कि हमारी इंडस्ट्री कहां पर होगी। हम कंपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस को कि बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी इंडस्ट्री कहां खड़ी है, इंडिया के मुकाबले में हमारी इंडस्ट्री कहां खड़ी है, चाइना के मुकाबले में हमारी इंडस्ट्री कहां खड़ी है। सबसे बड़ी मार एनर्जी की, सबसे बड़ी मार एनर्जी की है। एनर्जी पब्लिक डोमेन, पब्लिक प्रॉपर्टी है इस्लाम के अंदर, मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी। सही, तो तमाम लोगों को अगर इक्वल राइट मौजूद हो एक चीज से बेनिफिट हासिल करने का, कैन यू इमेजिन, मतलब वो चीज जिसके ऊपर लोगों का रोजगार मौजूद है वो चंद सेठों की मोनोपोली के अंदर फंसा हुआ है। उनके मुनाफों को गारंटी करके पिछले साल, सिर्फ और सिर्फ पिछले साल, एक्चुअली पूरा साल भी नहीं, मेरे ख्याल से 8 महीने बनते हैं, इंग्लैंड के अंदर एनर्जी कंपनीज ने 170 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स मुनाफा कमाया, रेवेन्यू नहीं, मुनाफा। यूरोपियन यूनियन ने स्पेशल टैक्स लगाया एनर्जी कंपनीज के ऊपर कि यार ये इतना फ्री फॉल उनके पास मुनाफा आ रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगाकर चलो हम कुछ कर सकें, अपनी आवाम को कुछ सब्सिडी दे लेंगे, कुछ कर लेंगे।
अब इमेजिन कीजिए 170 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स हैं जो कि चंद सेठों के हाथों में जा रहे हैं, वो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए अवेलेबल है। इस वक्त जैसे भी बात हो रही थी कि 2000 बिलियन रुपीस हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट्स में चंद सेठों के पास, चंद बैंकों के पास जा रहे हैं। ये अवेलेबल हो आपके पास लोगों को लिए, लोगों के ऊपर, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए अवेलेबल हो, तो पाकिस्तान के अंदर क्या से क्या नहीं हो सकता। एक बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है, एक नया नैरेटिव है कि इस्लाम के अंदर 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। कैपिटलिज्म कहता है हर चीज प्राइवेट कर दो, सोशलिज्म कहता है सब कुछ जो है तो रियासत के पास होना चाहिए, मगर इस्लाम कह रहा है नहीं, जहां पर एक लिमिट लगाई, प्राइवेट ठीक है आप चीजें ओन कर सकते हैं, वहीं पर कुछ चीजों को पब्लिक डिफाइन किया कि ये चीजें पब्लिक नेचर की हैं, चुना चाहिए पब्लिक के पास होनी चाहिए, इसकी पब्लिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, और कुछ चीजों को रियासत की जो है तो मलकियत में दिया, और रियासत को इख्तियार दिया कि उसको किस तरीके से मैनेज करती है, उसको कहां पर खर्च करती है। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिसकी तरफ हमें जाने की जरूरत है। और दोबारा बात वही आ जाती है कि वो डिवाइन विजडम है, ठीक है। हमें इंसान के बनाए हुए निजामों से निकलना होगा, इंसान के बनाए हुए सोल्यूशन से निकलना होगा, भले वो सोशलिज्म की बात हो, कैपिटलिज्म की बात हो, इनको हमें रिजेक्ट करना होगा और उस डिवाइन विजडम की तरफ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही की तरफ हमें आना होगा, जिसके बुनियाद के ऊपर सोल्यूशंस इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर क़यामत तक के लिए सिर्फ फलाह है, सिर्फ रहमत है, सिर्फ कामयाबी है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा आपने इसको कंक्लूड किया। और सॉल्यूशन की जब बात आती है तो बिल्कुल जिस तरह दोनों हमारे गेस्ट ने बात की कि असल में निजात जो है वो इस्लाम के अंदर ही है। इमरान ने उसको प्रेजेंट किया जो इस्लाम का एक पब्लिक प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से, कितना एक सिंपल सोल्यूशन है और कैसे ये हमारे लिए जो है वो इस पूरे क्राइसिस में से एक सोल्यूशन निकल कर सामने आता है। अच्छा, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वन बाय वन हम इनके ऊपर बात करें। पहला जो सवाल है वो बेसिकली ईरान के एम्बेसडर ने कहा है कि वो 15 रुपए लीटर पेट्रोल देगा। इज़ इट पॉसिबल टू कि उनसे ऑयल लेकर अगर इलेक्ट्रिसिटी बना दी जाए तो पर यूनिट क्या 20 टाइम्स कम हो जाएगा? ये एक सवाल इन्होंने किया है कि अगर ईरान से हम ऑयल ले लें 15 रुपए का लीटर तो क्या उससे क्या कमी हो जाएगी? इमरान साहब, अगर आप इस पे बात कर लें। मैं बिल्कुल क्विक जवाब दूंगा। देखें, 56 रुपए का यूनिट है, उसमें 8 रुपए 34 पैसे जो है वो फ्यूल कास्ट है, एवरेज फ्यूल कास्ट है। तो अगर आपके अल्फाज के मुताबिक मैं अगर फेस वैल्यू पे सब बात एक्सेप्ट कर लूं कि वो इतना सस्ता तेल भी दे रहे हैं, हम ले भी रहे हैं और उससे हम बिजली बना भी रहे हैं, ये सब हम अगर एक्सेप्ट कर लें तो आपको वो 8 रुपए जो है, फर्ज करें वो 3 रुपए हो जाता है, एक मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बिजली का यूनिट जो है वो 56 रुपए से 51 रुपए हो जाएगा। यू सी द आर्गुमेंट। मसला ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईपीपी के, मसला वो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है जिसके मुताबिक आईपीपीज बने हैं, मसला रिटर्न ऑन इक्विटी है, मसला डॉलर इंडेक्सेशन है, मसला ये जो उनका पूरा मॉडल है जो वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। तो हमें अगर मुफ्त पेट्रोल भी मिल गया ना, मुफ्त पेट्रोल, मैं 10 दफा रिपीट करूंगा, मुफ्त, तो भी आप 47 रुपए का यूनिट देंगे और जो इंडस्ट्री है वो 72 की जगह पे 65 रुपए की देगी। तो असल एलिफेंट कुछ और है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल यह है कि व्हाट इज फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल? एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमारे पास आ रहे होते हैं और इसका दूसरा पार्ट खैर इससे मिलता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम आईपीपीज का खात्मा कैसे करेगा। मेरे ख्याल में इस पर बात हो चुकी है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी तफसील से बात की, लेकिन अगर आप एड्रेस करना चाहें तो ये दोनों चीज़ें। हाँ जी, मैं खैर वो पिछले सवाल के कॉन्टेक्स्ट में भी सिंपल ऐड ये करना चाहूँगा कि देखें, यहाँ बात एक हक को पहचानने की है। वो सऊदिया का तेल है, कतर की गैस है, या जो है तो ईरान का डीजल है, ये उम्मत का माल है। यहाँ 15 रुपए भी अगर वो कह रहे हैं ना कि 15 रुपए पे बेचना चाहता है, सवाल होना चाहिए
अल्लाह ने इजाजत दी है कि नहीं दी? हम अभी भी जो है तो उसी फ्रेमवर्क के अंदर सोच रहे हैं ना, जो हमारे ऊपर ये डब्बे बना दिए गए हैं नेशन स्टेट्स के, और उन्हीं नेशन स्टेट्स के अंदर रहते हुए हम सोच रहे हैं कि यार अगर ईरान मुझे सस्ता पेट्रोल दे देगा या गैस दे देगा तो क्या होगा, ये तुर्कमानिस्तान से ले लिया या इधर से ले लिया उधर से लेके, नहीं। वो सऊदी शहजादे हैं या अरब अमारात के जो हैं तो वो शेख हैं, या कुवैत के जो हैं तो वो शहजादे हैं, वो उम्मत की दौलत के ऊपर दुनिया को जो है तो उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो सॉवरन जो वेल्थ फंड्स हैं वो एक अलग पूरी की पूरी कहानी है, पूरी कहानी है लूटमार की, कि कैसे हमारी दौलत उनके बैंकों में पड़ी हुई है, उनकी स्टॉक मार्केट्स को वो रेस्क्यू करती है, उनके इदारों को रेस्क्यू करती है, उनके बजट्स को वो फंड करती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपीस नहीं डॉलर्स। तो हमें इस पर एक सेंस ऑफ इंजरी होना चाहिए कि मेरी दौलत मुझ पर कैसे बेच सकता है। सही, असल सवाल तो ये होना चाहिए ना। और यहां पर आईपीपीस की जब बात आती है, अभी एक मैं पिछले दिनों खबर पढ़ रहा था और मैं हैरान रह गया। उसका मुझे कब इस तरीके से जो है तो एक आईपीपी का नाम मुझे खैर भूल गया है एग्जैक्ट, बट उसका जो आईपीपी का मुआहदा था उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इंटरेस्ट के ऊपर है, उसका 10 साल का स्प्रेड होता है, 10 साल तक हम कैपेसिटी पेमेंट इंटरेस्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। एंड रिमेंबर फाइनेंसिंग में 80% जो है तो वो इंटरेस्ट वो जो है तो डेट की तरफ से आ रहा है, और 25 साल का स्प्रेड होता है इक्विटी के ऊपर, और हमने रिटर्न ऑन इक्विटी 25 साल के लिए देनी होती है। इमरान खान की हुकूमत के दौरान उस जो है तो आईपीपी का मुआहदा एक्सपायरी के बाद 14 महीनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, अब असल बात तो सिंपल बात आ जाती है, ये सूदी मुआहदे इस्लाम तो एक्सेप्ट नहीं करता। जितने भी आईपीपीज वगैरह हैं, इस्लाम के अंदर नेशनलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नेशनलाइजेशन की कोई टर्म नहीं है, इस्लाम के अंदर नेशनलाइजेशन नहीं होती है। हाँ, इस्लाम पब्लिक प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज करता है। पब्लिक प्रॉपर्टीज को इस्लामी रियासत यानी खिलाफत वो बहैसियत एक ट्रस्टी के, एक अमानतदार के, उम्मत के बिहाफ के ऊपर मैनेज करती है। और मैनेज करते हुए अगर कोई खर्चा बढ़ता है, जिस तरीके से इस्लाम का असूल है कि यतीम के माल को अगर कोई गार्डियन उसकी देखभाल कर रहा है तो बिल मारूफ उसमें से खर्चा ले सकता है, मगर ये नहीं होगा जैसे स्टील मिल में था कि एक सीट के अगेंस्ट 4 बंदे जो हैं तो भर्ती कर लिए, बंदा एक काम नहीं करता, 3 बैठ के मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। उम्मत के बिहाफ के ऊपर उम्मत का माल जो है तो उम्मत के रिसोर्सेज जो हैं इनको मैनेज किया जाएगा। ये आईपीपी ये सारे के सारे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। सही, तो यानी पहले दिन अगर इस्लामी रियासत खिलाफत कायम होती है तो आप ये कह रहे हैं कि ये आईपीपीज चूंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती तो ये खुद ब खुद इनका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म नहीं होंगे, ये खत्म नहीं होंगे, ये इनको जो है तो बुनियादी तौर पर पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी, यानी नेशनलाइज नहीं किया जाएगा, स्टेट की मलकियत नहीं बनेंगे, बल्कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएंगे जी, और उसी मद में आ जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगला सवाल इमरान, ये सवाल ये है कि फॉर श्योर इस्लाम इज द सॉल्यूशन एंड माशाल्लाह यू हैव डिस्क्राइब्ड दिस इन सम डिटेल, बट हाउ कैन वी टर्न दिस इनटू रियलिटी एंड व्हाट वी कैन डू टू कंट्रीब्यूट? बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल डिस्कशन करके सोल्यूशन पेश करके आखिर में प्रोग्राम बंद करके, आर्गुमेंट ये नहीं है। आर्गुमेंट असल में ये पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं, ये एक रियासत इंप्लीमेंट करती है, और ये कोई टेक्नोक्रेट नहीं इंप्लीमेंट करते कि वो सिर्फ एक आइडियाज शेयर कर लेते हैं, लेट द पीपल थिंक, लेट सम टेक्नोक्रेट उस पर सोच लें, आखिर में वो कहें नहीं जनाब इस स्ट्रक्चर में तो नहीं हो सकता, तो बस बात खत्म हो गई। ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, ये इस तरह पावर सेक्टर है, इस तरह पूरी इकोनॉमी के बारे में ऐसे सोल्यूशंस होने चाहिए, और ये सोल्यूशन एक रियासत इंप्लीमेंट करती है। तो असल स्टेप्स तो ये है कि हम एक रियासत कैसे हासिल करें, इस करंट रिजीम को कैसे रिप्लेस करें एक ऐसी रिजीम के साथ, एक ऐसी हुक्मरानों के साथ जो इस्लाम के सोल्यूशन से मुल्क के ऊपर ये सारे सोल्यूशन इंप्लीमेंट करें। और इसके लिए जो 2 या 3 कम से कम स्टेप्स हैं जो आज हर वीवर को, और जो बंदा भी ये सुन रहा है, देख रहा है, उसको करना चाहिए। उसका नंबर 1 स्टेप ये करना चाहिए,
कि इन सॉल्यूशंस को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो टेक्निकल लोग हैं, वो फौजी अफसर हैं, वो जजेस हैं, वो वकला हैं, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, उनके पास लेकर जाएं और उनसे ये कहें कि इन सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये बात अपने तक ना रखें। अगर आज मेरे पास यहाँ 100-150 बंदा प्रोग्राम देख रहा है, बाद में चंद हजार लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, उनको ये लेकर जाना है उन की लोगों के पास जो कि पाकिस्तान में डिसीजन मेकर्स हैं, या कम से कम डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, वहां तक इन सोल्यूशन को लेकर जाएं। और नंबर 2, ये रियासत तब आती है जब किसी भी मुल्क के ताकतवर लोग इन सोल्यूशंस को देखकर कहें कि हाँ, हम इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, ये मुल्क में हम अवाम पे जुल्म हो रहा है और हमें इन हुक्मरानों को रिप्लेस करना है। तो जिनके पास असल में ताकत है वो इस सॉल्यूशंस के स्कोप पर लब्बैक कहें और वो कहें हम इसको नाफिज करेंगे और हम इन रिजीम्स को रिप्लेस करेंगे। पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए आपको रियल पावर चाहिए और रियल पावर जिनके पास है उनसे लेनी होती है, ताकि आप इन रिजीम्स को रिप्लेस करके एक नए हुक्मरान नाफिज कर सके, नामजद कर सके, एक नए सिस्टम को नामजद कर सके जिससे तब्दीली आए। तो जस्ट कंक्लूडिंग, आपको ये सॉल्यूशंस लेके जाने हैं फौजी अफसरों के पास, जजेस के पास, टेक्निकल लोगों के पास, प्रोफेसरों के पास, और उन्हें कहना है कि आप कायल करें डिसीजन मेकर को कि इस रिजीम्स को की जगह पे इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने वाले लोगों को सामने लाया जाए। सही है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के बैंक्स में 17,000 बिलियन रुपीस थे, जिनमें से 9,000 PLS अकाउंट्स का है। तो हाउ कैन सच अ ह्यूज अमाउंट इज पेड इफ लेस देन 1% हैव PLS, ह्यूज इंटरेस्ट इज पेड। वो कह रहे हैं कि ये सूद इतना ज़्यादा क्यों है, अगर सिर्फ 1% PLS अकाउंट्स हैं तो फिर सूद इतना ज़्यादा क्यों पे किया जाता है? जुनैद, मैं सिर्फ एक पॉइंट एड्रेस कर दूं क्योंकि आई थिंक ये एक जो डिस्कशन मैंने की उससे साथ लिंक पॉइंट है। हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 7,500 या 7,400 या 7,600 अरब रुपए का, वो हम पे कर रहे हैं बैंकों को, सरकार बैंकों को पे कर रही है, बैंक अपने कस्टमर को नहीं पे कर रही। तो यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिस कंफ्यूजन ये है, ये हुकूमत बैंकों को पे कर रही क्योंकि हुकूमत अपने बजट अखराजात बैंकों से कर्ज लेकर पूरे कर रही है और उसके बदले हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि ये 1% या ये फिगर जो है ये एक्यूरेट नहीं है। मैं आपको इंटरेस्ट, ये जो इंश्योरेंस की या क्रेडिट कार्ड की या अकाउंट ओपनिंग की है वो तो एक्यूरेट है, लेकिन एग्जैक्टली कितने PLS हैं, आप, मेरे तो आसपास जो कुलीग हैं, जो दोस्त हैं, एक सिंगल भी नहीं है जिसने प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोला था। मैं 2001 में अपनी पहली जॉब जब शुरू की तो मुझे कंपनी ने कहा कि आपने PLS ही खोलना है, करंट खोलना ही नहीं है। और आज मैं जहां भी जाता हूं तो वो PLS का ऑप्शन ही कोई नहीं रखता। अब इतना कॉमन हो चुका है कि वो बस हर बंदा जब अकाउंट खोलेगा तो अकाउंट में ऑप्शन ही हर बंदे के सामने करंट है, क्योंकि PLS की डिस्कशन ही आउट हो गई है कि कोई भी ऐसा नहीं होता जो कहता है कि मुझे प्रॉफिट लॉस चाहिए, यदि सूद चाहिए तो हर कोई करंट अकाउंट खोल रहा है। तो आज ये कॉमन रियलिटी है कि हर किसी का अकाउंट जो है वो कारपोरेट है या वो जो दूसरे हैं सबका करंट अकाउंट है, सिवाय वो जो कुछ लोगों ने फिक्स डिपॉजिट रखे हुए वो अलग हैं, अदरवाइज लोगों के जो रनिंग अकाउंट्स है सब के सब करंट अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो ये वैसे मैं सवाल डॉक्टर साहब से करना चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अगला सवाल कर लेंगे उनसे। शुक्रिया इमरान। इसमें वैसे जो मेरे ख्याल में एक हमारे जो यूज़र जो सॉरी ये जो व्यूअर हैं वो शायद ये समझ रहे हैं कि जितना पैसा बैंक के पास होता है वो उतना ही आगे लेंड कर सकते हैं। हालांकि शायद इस पे पूरा एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो क्या है, कि बैंक के पास तो पैसा होता ही नहीं है और वो आउट ऑफ थिन एयर पैसा क्रिएट करके आगे लैंड किया जा रहा होता है। तो शायद गालिबन वो कंफ्यूजन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपके क्वेश्चन से मेरे ख्याल में ये आपके आंसर से ये चीज क्लियर हो गई है। नहीं, एक कमेंट है जो कि शायद हमारे आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि PLS सिर्फ 1% है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि लोग जो है वो खोलना ही नहीं चाहते, जैसे इमरान ने भी बात की कि पीपल आर मूविंग अवे, वो नहीं चाहते हैं कि उनके पास इस्लामिक सॉल्यूशंस हो, कौन सूद लेना चाहता है। अच्छा, इसके बाद ये एक तो स्पेसिफिक सवाल इमरान से ही है तो वो फिर मैं बाद में लेता हूँ, लेकिन अगला जो सवाल है वो ये कि पाकिस्तान का डेट तो बढ़ता ही जा रहा है, हम पर गुलामी की जंजीरें कसती चली जा रही हैं, तो इस मनी ट्रैप से किस तरह निकलेंगे? डॉक्टर अकमल जी
जी बिल्कुल, इसमें एक्चुअली तो एक रियलिटी हमें पहचाननी चाहिए कि इससे पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया की कोई रियासत इस टाइम नहीं है जिसके ऊपर डेट मौजूद ना हो। बल्कि पाकिस्तान का अगर डेट टू जीडीपी रेशियो की बात आती है वो रफली 80% के करीब करीब है। बहुत सी रियासतें हैं जिनका 100% से ऊपर जा चुका है, जिसमें सरफहरिस्त अमेरिका, उसका डेट 31 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जा चुका है। ठीक है, इसी में अगर इंग्लैंड को, यूरोप को, जापान को, किसी भी अगर रियासत को ले आते हैं, उनके अपने डेट्स जो हैं तो 100% से जीडीपी से ऊपर जा चुके हैं, और ये एक डेट बबल बनता जा रहा है। और इस पर इवन जो टेक्निकल लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये बबल कब बर्स्ट होगा, कि ये तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर का डेट अलग चीज है, और फिर इसी में अगर प्राइवेट सेक्टर ऐड कर ले जाए तो वो फिर जीडीपी से 3-3 गुना बढ़ा चला जाता है। तो ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल मॉडल है, एक सेटअप है जिसके अंदर ये एक फ्लॉ, एक कमजोरी मौजूद है जिसको के पहचानना चाहिए, और उसके मुकाबले में फिर हमें एक सोल्यूशन लेकर आना चाहिए जो कि इस्लाम का सोल्यूशन है। इसलिए डेट जो हमारे पास मौजूद है, वो इस डेट ट्रैप के अंदर जो हम फंसे हुए हैं कि हर साल, अभी इस साल भी पाकिस्तान ने 7,600 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ डेट सर्विसिंग के अंदर मुख्तस किया है पेमेंट के लिए। इमेजिन कीजिए, 7,600 अरब, 25 ट्रिलियन, मतलब तकरीबन 25 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, 25 बिलियन डॉलर्स हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं। ये सारी रकम अगर अवेलेबल हो, ये वो फाइनेंशियल मॉडल की बात है, ये वो डिवाइन विजडम की या ह्यूमन माइंड की बात है कि हमने किस सोल्यूशन को लेकर चलना है। हमारे ऊपर सूदी अदायगियां हराम है। इस्लाम अगर आता है, खिलाफत कायम होती है, हमने ये पेमेंट्स नहीं करनी। ठीक है, हमने ये इंटरेस्ट बेस्ड पेमेंट्स करनी ही नहीं है। पाकिस्तान का अपना डेट जो है तो इतना है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इमरान, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे आया था कि आपने बात की थी कि खिलाफत में कोई भी शख्स बाहर से इंपोर्ट कर सकता है, तो इस तरह तो रियासत का जो पैसा है, यानी जो सोना है, वो बाहर मुंतकिल हो जाएगा, और बाहर जो ममालिक से तजारत होगी वो तो, क्योंकि सोना चांदी की करेंसी में हो रही है, तो कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि आपका सारा सोना जो है वो बाहर इंपोर्ट की शक्ल में, इंपोर्ट के बिल की शक्ल में ना चला जाए? जुनैद, मेरे दोस्त ने जिसने सवाल किया है उसने उस्मान की तस्वीर लगाई है, और हमें आज ऐसे ही रियल उस्मान चाहिए क्योंकि हमें हमारे ऊपर गीदड़ बैठे हुए हैं। तो ये तो भाई जरा एक लाइट सा कमेंट था। देखें, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे सोना बाहर जाता है, जिससे मुल्क में सोना कम हो जाएगा। तो इस्लाम का एक देखें क्या यूनिक और जबरदस्त मॉडल है कि जैसे ही सोना कम होगा उससे ऑटोमेटिकली कंट्री के अंदर डिफ्लेशन होगी, अशिया की कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये अशिया इसी सोने से ही खरीदी जा सकती हैं जो मुल्क में मौजूद हैं। तो इससे चीजों की कीमत गिरना शुरू हो जाएगी, और जब चीजों की कीमत गिरेगी, इससे बाहर के मुल्कों के लोगों के लिए मुल्क सस्ता हो जाएगा, और वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट या खिलाफत की एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये एक ऑटो करेक्शन मैकेनिज्म सोने चांदी के सिस्टम के अंदर मौजूद है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है, और हमारे लिए एक ऑर्डर दिया है कि हम इसके मुताबिक ही तिजारत चलाएं। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और उसके साथ ही सोना आपके मुल्क में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऑटो करेक्शन मैकेनिज्म है जो खुद ही काम करेगा। हैविंग सेड दैट, जस्ट वन लाइनर पॉइंट कि देयर आर सर्टेन इंपोर्ट जो अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो तो फिर आप उस वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी रेयर एंड वेरी स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर ऐसा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये एक कमेंट आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल सही एड्रेस नहीं हुआ था। वो हाँ, फ्यूल एडजस्टमेंट। जी जी बिल्कुल। माजरत इस पर, वो वाला बात रह गई, वो आखिरी हिस्सा जिसको आंसर नहीं करना था वो वाला कर लिया, और फ्यूल एडजस्टमेंट रह गई। बेसिकली यहाँ पर जिस टाइम नेपरा यानी कॉस्ट का तयन करता है किसी भी बिजली के कारखाने के लिए, तो जहां पर इसमें वो सूद की सारी रकमों का तयन हो रहा होता है, और डॉलर इंडेक्सिंग का और एक्सचेंज रेट की बात हो रही होती है, वहीं ऑपरेशनल चार्जेस और फ्यूल कॉस्ट भी बीच में उसका तयन किया जा रहा होता है। तो चूंकि पाकिस्तान के अक्सर बिजली के कारखाने वगैरह इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर चल रहे होते हैं, यानी RLNG बाहर से आ रही है, अनफॉर्चुनेटली कोयला भी, हालांकि हमारे पास दुनिया के बड़े यानी लार्जेस्ट ज़खायर में से थर के अंदर कोयला मौजूद है, इसके बावजूद हम अभी फिलहाल
इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर अपने बिजली के कारखाने चला रहे हैं। फर्नेस ऑयल वगैरह भी बाज़ औक़ात इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेड फ्यूल जो है तो उसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी चेंज हो रही होती है। फिर हमारा एक्सचेंज रेट चूंकि रुपया कहीं ठहर ही नहीं रहा, वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए जो फ्यूल चार्जेस हैं नेपरा के प्राइस इंडेक्स के अंदर, उसको उनको एडजस्ट करना पड़ता है और फिर वो हमारे बिलों के अंदर बहैसियत फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के शक्ल में आ जाता है कि आपने 2 महीने पहले जो बिजली खर्च की थी उसके ऊपर इतने रुपए का फर्क आया या इतने रुपयों के साथ प्राइस में फर्क आया था और वो प्राइस जो है तो आप एडजस्ट करके आपके बिल में आ गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल में हमारा टाइम भी ख़त्म होने लगा है और बस आखिर में क्विकली एक ही टाइप के 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो अफ़गानी करेंसी से रिलेटेड है कि वो पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा स्टेबल कैसे हो गई, और दूसरा ये कि एक जनरल सवाल है कि हाउ अफ़गानिस्तान इज़ मैनेजिंग देयर इकोनॉमी नाउ डेज़। तो अगर ये दोनों कोई क्विकली इकट्ठे ही आप एड्रेस कर दें डॉक्टर साहब। जी देखें, इसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ आ जाती है कि अगर तो हमने विद इन अ सर्टन कंस्ट्रक्ट कि अपने आप को लिमिट करना है। इस टाइम अफगानिस्तान की इकॉनमी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से कटी हुई है, ठीक है। उसको उसके फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट है, $9 बिलियन के करीब है, उनका अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं। अफगानिस्तान अपने तमाम के तमाम यानी एलसीज का खुलना, तमाम की तमाम तिजारत जो है बैंकिंग सेक्टर से अगर कर रहा है तो वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है। और आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर यानी पाकिस्तान के अंदर से उससे डॉलर्स खरीदने हैं तो वो पाकिस्तानी रुपये ही को इस्तेमाल करते हुए उसने ख़रीदना है। तो मोर और लेस एक एक एक, एक ट्रैप के अंदर पाकिस्तान को फंसा दिया गया है। यानी पाकिस्तान को पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिकग्नाइज करें अफगानिस्तान को एज अ लेजिटिमेट कंट्री, ठीक है। नंबर एक बात, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चूंकि इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम उनको एक लेजिटिमेट कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर सकें, इससे उनके साथ ट्रेड हमारी रेगुलेटेड नहीं है। नंबर 2 बात आ जाती है, लाज़मी बात है, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसकी अपनी कोई पोर्ट नहीं है, कोई जो है तो अपना इंपोर्ट वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान से करनी है। अब पाकिस्तान ने या तो इस बात को रोक देना है कि किसी भी किस्म की कोई भी चीज पाकिस्तान से अफगानिस्तान ना जाए अनलेस अनटिल वो इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल करके हो, तो वहां पर अफगानिस्तान के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएगा और वहां से लोग नकल मकानी करके पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप जो है यानी बगैर ये एक्नॉलेज किए हुए कि वो तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है, उसकी ज़रूरियात हैं, उसको खुर्दनी तेल भी चाहिए, उसको गंदम भी चाहिए, उसको डॉलर भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, अगर आप जो है तो स्मगलिंग होने देते हैं और इस बात को रिकग्नाइज ही नहीं करते कि आपने अदाद शुमार के अंदर वो 4 करोड़ की आबादी की ज़रूरियात को भी शामिल करना है, तो पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा होंगे जो कि हम रोजाना देख रहे हैं। कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी डीजल का, पेट्रोल का, डॉलर का। तो और बात यही आती है स्मगलिंग हो रही है। तो हमें एक ट्रैप के अंदर फंसाया गया है, बल्कि मैं कहूंगा हम खुद सख्त ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। हमने अमेरिका को अपना माई बाप मान लिया ना, डिक्लेयर किया हुआ है, हमने इंटरनेशनल ऑर्डर को एक्सेप्ट किया हुआ है, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये बॉर्डर जो है तो एक यानी एक मुकद्दस चीज के तौर पर एक्सेप्ट किया हुआ है कि यहाँ पर बाढ़ लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 6 दिन हुए तोरखम की बॉर्डर हमने बंद की हुई थी और खाली 6 दिन तोरखम की बॉर्डर बंद होने से आप देख लीजिए कि डॉलर के ऊपर कितना असर पड़ा। ये एक रियलिटी है कि अफगानिस्तान की सारे के सारे इकोनॉमी इस टाइम पाकिस्तान के थ्रू चल रही है। वो अब जब वो पाकिस्तानी रुपये को इस्तेमाल करके डॉलर खरीद रहे हैं तो पाकिस्तानी रुपये के ऊपर इसका असर आना है ना, अफगानी के ऊपर तो नहीं आना। और दूसरा सवाल कौन सा था? वो करेंसी के हवाले से था कि करेंसी क्यों पाकिस्तान हाँ, से मैं तो ज़्यादा। करेंसी के ऊपर ही खैर मैंने बात कर ली। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी देखें, इकोनॉमी की जब बात आती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि हमारा मॉडल क्या है। क्या हम उस उम्मत के लिए एक इकोनॉमी बनाना चाहते हैं जिसको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शुहदा अलन्नास कहता है? हम उस उम्मत के लिए इकोनॉमी बनाना चाहते हैं जिसको कि उम्मत अल्लाह सुब्हानहू तआला उम्मतुल वसता कहते हैं?
हम उस उम्मत के लिए इकॉनमी बनाना चाहते हैं जो कि जिहाद के ज़रिए से दुनिया तक इस्लाम को लेकर जाएगी। सही। हमें हमें एक अपने लिए एक अंदाज़ा तो रखना है ना कि किस किस्म की इकॉनमी होनी चाहिए। इकॉनमी तो यमन में भी चल रही है, इकॉनमी तो सोमालिया में भी चल रही है, इकॉनमी तो मतलब वो दुनिया का कोई भी मुल्क उठा लें जहाँ कोई रियासत, कोई हुकूमत नहीं है, कोई बैंक नहीं है, वो इकॉनमी चल रही है। सही। हमने तो गोल देखना है ना, हमने खाली ये तो नहीं देखना कि अच्छा वहां पर टमाटर बिक सकता है कि नहीं बिक सकता, प्याज बिकता है कि नहीं बिकता, आलू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमने तो ये देखना है कि ये जो पैगाम अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस उम्मत के ऊपर बहैसियत जिम्मेदारी के रखा है कि तमाम दुनिया तक पहुंचाना है, इसकी सकत जो है तो प्रोड्यूस की जा सकती है कि नहीं जा सकती, एक हैवी इंडस्ट्री कायम हो सकती है कि नहीं हो सकती, एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक ऐसी जबरदस्त फौज को सपोर्ट कर सके जो इस मैसेज को उस तरीके से लेकर जाए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई रखी थी कि मुझे मगरब और मशरक दिखाया गया और मैंने तमाम दुनिया पर इस्लाम को हुकूमत करते हुए देखा, और इस्लाम हर घर में, पक्का घर हो या कच्चा घर हो, उसमें दाखिल होगा, चाहे इज्जत के साथ हो इस्लाम कबूल करके या जिल्लत के साथ हो जिजिया कबूल करके। क्या इंशाअल्लाह। ये इकोनॉमिक मॉडल एग्जिस्ट करता है अफगानिस्तान के अंदर? सवाल ये है। सही। जज़ाकल्लाह। इमरान, बस एक क्विक फाइनल क्वेश्चन, ऑल्दो हम टाइम से ऊपर जा चुके हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आसिफ सलाउद्दीन साहब का कि व्हाई वुड Pakistan business families or mafias that own the IPPs allow you to abolish their revenue stream via Islamic system? They will resist. तो क्या आपका कहना है? देखें, देयर विल ऑलवेज बी सम ग्रुप्स ना जिनके इंटरेस्ट जो है एट स्टेक होंगे एंड दे वुड ट्राई टू रेजिस्ट। आप देखें, लेकिन क्या पाकिस्तान इनका है? क्या पाकिस्तान को हर चीज उनके हाथों में है? पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क को ओन करते हैं, पाकिस्तान के लोग इस एक्सप्लॉयटेटिव ऑर्डर के खिलाफ हैं। तो आपको दो चीजें कनेक्ट करनी होती हैं और उसके बाद आप चंद एक ऐसे लोग जो कि अपने आप को रिफॉर्म करने पर तैयार नहीं है, ये भी ज़हन में रहे, इस्लाम बिजनेस के खिलाफ नहीं है, इस्लाम दौलत के खिलाफ नहीं है। लोग जायज बिजनेस करना चाहें, कमाएं यहाँ पे और वो अर्न करें और वो अपने पास रखते हैं, सदका खैरात करते हैं, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे कोई सोशलिस्ट स्टेट नहीं ला रहे कि तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज खत्म करके उनको जो है ना दो मजदूर के बराबर खड़ा कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे। तो जो भी जेन्युइन बिजनेसमैन है, जो जेन्युइन तरीके से कमाना चाहते हैं, वो बिल्कुल खिलाफत के अंदर, इस्लामिक स्टेट के अंदर उनको कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई डाकू है और वो कहता है कि डाकू को आप रेजिस्ट करेगा, तो डाकू को फिर हटाना पड़ता है। आपको पाकिस्तान के अवाम की पब्लिक ओपिनियन, जिसमें इन डाकुओं के खिलाफ ओपिनियन बना हुआ हो, और पाकिस्तान की अफवाज जिनके पास ये ताकत है कि जिसके जरिए वो अब अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान की अफवाज वो ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जिसमें ऐसे चंद एक लोग, रिमेंबर ये गलत कंसेप्ट है कि सारे लोग हर सूरत चोरी करना चाहते हैं, ये नहीं है, ये चंद एक लोग हैं। हमारे मेजॉरिटी बिजनेसमैन बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते और वो जेन्युइन बिजनेस करना चाहते हैं। इस सिस्टम में उन पर जुल्म हो रहा है, बहुत बिजनेसमैनों पे जुल्म हो रहा है, इतनी महंगी बिजली मिल रही है, इतनी हैवी टैक्सेशन है, तो इस्लाम उनको रिलीफ देगा, वो ज्यादा कमाएंगे इंशाल्लाह इस्लाम के अंदर। तो आपको पूरी कम्युनिटी में से चंद एक गंदेंडों की मिसाल ना दें, पूरी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी हो या अवाम हो या हमारे लाखों की अफवाज हो या तमाम स्टेक होल्डर की मेजॉरिटी, दे आर सिंसियर इफ दे सी कि ये वर्थ है, ये इस्लाम इसका हुक्म देता है, वो इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करेंगे। तो इनके जरिए हम इस निजाम को कायम कर सकते हैं। और वो आज ब्लैकमेल भी कर रहे हैं सॉवरेन गारंटीज की वजह से। सही, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही एक मेरे ख्याल में सेर हासिल गुफ्तगू हुई है और मैं चाहता था कि मज़ीद हम इसको कंटिन्यू करें, लेकिन घड़ी मुझे कह रही है कि अब ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। तो मेरे ख्याल में हमने बड़े डिटेल में जाकर डिस्कस किया इस पूरे क्राइसिस को, बिजली के इस बहरान को, और जो लोगों के ऊपर ये एक आफत टूट रही है, इसको हमने डिग डाउन किया और उन अहम वजूहात को हमने, और उन एलिफेंट इन द रूम, जो एक से ज़ायद मुझे तो एलिफेंट्स नज़र आए, उनके ऊपर हमने बात की कि कैसे ये इस सरमायादाराना निज़ाम के साथ और इस वर्ल्ड ऑर्डर के साथ ये कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर IMF भी आपका आ जाता है, जिसके अंदर ये सॉवरेन गारंटीज जो आपने बात की वो भी आ जाती हैं, और सबसे बढ़कर ये जो सूदी निज़ाम जो कि एक ताउन की वबा की तरह, एक कैंसर की तरह जो है वो हमें खाए जा रहा है, आपने उसके ऊपर भी रोशनी डाली और बड़ा आपने तफसील से हमारे नाज़रीन के लिए इस इशू को खोल के रखा।
मेरे ख्याल में जो आखिर में कुछ सवालात भी आए वो भी बड़े ज़बरदस्त थे, जिनमें एक पर्पस और लोगों के अंदर एक डिज़ायर नज़र आई तब्दीली की, और लोग ये बात करते हुए नज़र आए कि जी हम क्या कर सकते हैं इस बारे में और कैसे ये प्रैक्टिकली इस तब्दीली को लाया जा सकता है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। और यहीं पे मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है जिसमें ये इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है, इसको आगे लोगों तक शेयर करें ज़रूर, और ताकि ये डिबेट, ये बहस माशरे में आम हो। क्योंकि आज हमें नज़र आता है कि जब हल की बात आती है तो बस एक दो घिसे पिटे हल नज़र आते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर दो और बिजली की चोरी रोक दो, बस ये इस तरह के हल नज़र आते हैं। लेकिन आज बड़े रेडिकल, बड़े इस्लाम से जुड़े हुए एविडेंस बेस्ड हल पेश किए गए, जो कि मेरे ख्याल में हक बनता है हमारा बहसीत मुसलमान कि ये हम सब लोगों तक पहुँचाएँ और इस मैसेज को आगे लेकर जाएँ। मैं दोनों अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अकमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और इस अहम इशू के हवाले से हमारे नाजरीन तक इतना ज़बरदस्त मैसेज पहुँचाया और इसको एक्सप्लेन किया। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।